अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि एक बहुत नफीस खातून और बहुत ही इल्म रखने वाली और बहुत अच्छी राइटर और एक अच्छी जगह माशाल्लाह जॉब करती हैं, वो आप खुद बताएंगी। तो अस्सलाम वालेकुम दुर्दाना जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ज़िया, ठीक-ठाक, ठीक आप ठाक कैसे हैं। हो? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए और आज की गुफ्तगू के लिए। तुम्हारा आ, शुक्रिया, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुमने मुझे बुलाया क्यों है? नहीं नहीं, अब मैं अब जब गुफ्तगू करूंगा तो इंशाल्लाह लोग समझ जाएंगे कि मैंने आपको क्यों बुलाया। अच्छा, तो मेरा एक मानना है कि अभी जो आजकल हमारा दौर चल रहा है, जिस दौर में हम जी रहे हैं, उस दौर में एक नया मार्च शुरू हो चुका है फेमिनिज्म का। ठीक है, और जिस पे एक रिसेंटली ड्रामा भी बना था, मेरे पास तुम हो, जिस ओके, पे बहुत सारी तनकीद। फेमिनिज़्म पे था नहीं, ड्रामा? फेमिनिज्म पे नहीं था, बट बेसिकली वो सीन यूं था कि उस पे औरत को बहुत बुरा दिखाया गया था सही, कि सही। औरत यूं भी होती है और उसका तुमने ऐसा मुझे इसलिए बुलाया है? और उसकी वो जो राइटर हैं माशाल्लाह से खलील रहमान, उन्होंने जी, एक जी। ऐसा रूप दिखाया औरत का कि जिससे उस औरत से लोगों को नफरत हो गई ना। तो आप क्या समझती हैं कि वाकई औरत का वो रूप है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि देखें, हर मर्द में और औरत में गलतियाँ होती हैं, सब में होती हाँ, हैं। तो डिवीज़न ऑफ फेमिनिज़्म, मैस्कुलिनिटी, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं? सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये करना चाहिए। हुँ, ये सारे मंजन हैं, हुँ, ठीक है ना? हुँ, और अनफॉर्च्युनेटली अगर हम बहुत ज़्यादा रिवाइंड करें हुँ, तो ह्यूमैनिटी इज़ इक्विटी एंड इक्वालिटी, हुँ, ठीक है? अल्लाह ताला ने कहीं पे भी किसी को भी नहीं बोला कि औरत जो है वो अबतर है और मर्द जो है वो बेहतर है, और इस तरह की कोई डिवीज़न जो है अल्लाह ताला ने तो की नहीं है। हुँ, तो फेमिनिज़्म इज़ वन ऑफ द अदर कंट्रोल मैकेनिज़म्स जो कि सोसाइटी ने इम्पोज़ किए हैं। और हुँ, ये चीज़ें जो है ना, ये कहीं से स्प्रिंग नहीं करती। ये एक हुँ, बड़ी स्ट्रेटेजिक किस्म की कंट्रोलिंग मैकेनिज़म्स होते हैं जिनको डिवाइस किया जाता है कहीं बैठ के। और क्या उसको बोलते हैं, फिर वो इस तरह से सोसाइटी में इम्प्लांट किए जाते हैं कि लगता है कि यार ये तो बहुत ही कोई अच्छी चीज़ है, इसके पीछे हो जाएं। जहाँ पे भी आप लोगों की भीड़ देखें ना, आप सोचें कोई चीज़ गलत हो रही है। कांग्रीगेशन में ना कभी भी इनकलाब नहीं आते। इनकलाब इंसान की सोच में आता है, और सोच हमेशा सिंगुलर होती है। ठीक है? आप मैं इस बात को मानती हूँ कि आपको जो है वो सोच इनकलकेट करनी चाहिए, सोच चेंज करनी चाहिए लोगों की। और जो कि जो कि एक कांग्रीगेशनल थिंकिंग मैकेनिज़्म्स है ना, इनको ब्रेक करे। आपको आपको अनकंफर्टेबल करे, ठीक है ना? जो चीज़ भी एक एक क्राउड में फ़ॉलो की जा रही होती है, वो यूजुअली आपको मिसलीड कर रही होती है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो फेमिनिज्म आजकल चल रहा है, उसको लेके औरतें एक अलग रुख पे चल पड़ी हैं? आपने कभी ये सोचा है कि वो उस रुख पे क्यों चल पड़ी हैं? हुँ, मैं मेरे से ये सवाल कभी एक एक और इंटरव्यू में भी किया गया था। मुझे ये लगता है हुँ, कि एक ज़माना था सप्रेशन का, हुँ, बहुत ही कई सदियों तक चला, हुँ, ठीक है? लोगों ने लोगों को सप्रेस किया। मैं तो जेंडर डिवीज़न में बिलीव ही नहीं करती ना, हुँ, क्योंकि पहले जो जहाँ से भी सप्रेशन जो है वो स्प्रिंग हुआ होगा, आई एम श्योर कि वो जेंडर को देख के नहीं सप्रेस किया होगा, थॉट को सप्रेस करते हैं आप, ठीक है? मर्द को एलिवेट किया, मर्द ने औरत को सप्रेस करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप एक्चुअली जाके देखें, तो आप देखेंगे कि तो एक्टिव सप्रेसर ऑफ अ वुमन इज़ अ वुमन। हुँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सही है? माँ ही अपने बेटे को बता रही होती है कि बीवी के साथ क्या बदसलूकी करो, हुँ, हमारे माशरे में। हुँ, मैं भी अपने माशरे से इसलिए शुरू करी हूँ, सबसे ज़्यादा नॉलेज हमारे माशरे की है। लेकिन अगर हम देखें, अगर अब तो हम लोग तो उस जनरेशन से बिलॉन्ग करते हैं ना, जिसमें आई थिंक 70% पीपल हैव ट्रैवल्ड, हुँ, ठीक है? उन्होंने वेस्ट भी देखा है, ईस्ट भी देखा है, लाइक दे हैव नॉलेज। ये प्रॉब्लम्स हर जगह पे हैं। हुँ, कंट्रोल जो है ना, ये इंसान की सबसे बड़ी हिर्स है। इंसान अपने आप को पावरफुल तभी समझता है जब वो किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। हुँ, हालाँकि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बड़ा फ्रीडम और सबसे ज़्यादा बड़ी पावर लोगों को एम्पावर करने में है, लोगों को फ्रीडम देने में है। लेकिन जो लोग ऊपर बैठ के हम लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, दे लूज़ एवरीथिंग।
बट जो एक देखें दूसरी तरफ आप जब देखती हैं जो टीवी पे या न्यूज़ वगैरह चैनल पे हमने देखा, जो लोग बोर्ड लेके खड़े हुए थे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद पकाओ। मतलब आपने, ठीक है, एक तरफ आपने औरत को बोला कि आप अपने फ्रीडम लो, आप अपने हुकूक लो, आप अगेंस्ट खड़े हो कि आपके साथ जो जुल्म हो रहे हैं, और मैं भी उस बात पे खड़ा होता हूँ कि हाँ, औरत के साथ जो ज़्यादतियाँ होती आ रही हैं, जो हमारी दादी ने, हमारी हुँ, माँ ने पुराने ज़मानों में देखी, वो थी, ठीक है, हुँ। जस्टिफाइड था। बट अगर आप उसको इतना ज़्यादा एक्सटेंड पे ऊपर लेके चले जाते हैं कि जहाँ पे आप दूसरी जेंडर को दबा दें और उसको बिल्कुल विलन दिखा दें, मेरे ख्याल से वो भी तो ठीक नहीं है ना। जब देखो प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा माशरा ऐसे सेटअप हुआ हुआ है कि जब औरत कोई ऐसी बात करती है ना, तो वो खलती है। हम्म। अगर किसी मर्द ने भी ये प्लकार्ड पकड़ा हो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, हम्म। तो कितने लोग हैं जो इस बात को मायूब समझेंगे? हम्म। प्रॉब्लम इज़ कि हमने औरत के ऊपर इतना बर्डन डाल दिया है हम्म। कि माँ-बाप की इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है। बाप की भाई की पगड़ी तुम्हारी तुम्हारी हरकतों के ऊपर डिपेंड करती है, हम्म। ठीक है? तो जब औरत एक ऐसी बात करती है, तो वो खलती है। नहीं, देखें, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, ठीक है। एक्सप्रेशन का कोई तरीका नहीं है। हमारी बर्दाश्त की एक लिमिट है। बट आप ये तो नहीं कह सकती ना कि आप खुलेआम रोड पे आके अपने आप को इस तरह से शो करें कि हाँ यार, हम हैं जो हैं, अगर हम ये नहीं करेंगे तो तुम कुछ नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक लड़का है, बचपन से मतलब उसकी अपब्रिंगिंग यही दिमाग में होती है कि आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपने जब एजुकेशन ख़त्म की, आपने कुछ काम शुरू किया, माँ बाप के ऊपर से एक प्रेशर होता है कि हाँ यार, अब तुम्हें घर का बड़ा बनना है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि एक मर्द की ज़िंदगी देखें, औरत की ज़िंदगी में भी बहुत सारी मुश्किलें हैं और उसका एक दर्जा है जहाँ हम उसको मना नहीं कर सकते कि हाँ, उसका हम छीन नहीं सकते कि उसके क्या वैल्यू है हमारे माशरे में। बट अगर आप एक मर्द के पर्सपेक्टिव से देखें, जो बच्चा बड़ा हुआ, बड़े होते ही उस पे एजुकेशन, एजुकेशन के फ़ौरन बाद उस पे ये एक बर्डन आया कि अब आपने कमाना है, अब आपको घर घर का बड़ा बनना है। जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हुआ, या तो उसको कोई मोहब्बत हुई, कोई लड़की मिली, उससे उसकी शादी हुई। नहीं तो उस एक सर्टेन लेवल तक आने के बाद उसने पढ़ा, घर को सपोर्ट किया, अब माँ-बाप ने बोला आप शादी कर दो। जब शादी हो जाती है, तो अब मुझे लगता है जो हमारा माशरा आजकल, हमारा जो एशियन कल्चर है, लड़के की ज़िंदगी द डे व्हेन ही गॉट मैरिड ख़त्म हो गई। क्यों? कि अब उसको माँ-बाप को भी देखना है, अब उसको बैलेंस करना है कि कहीं मेरी माँ नाराज़ ना हो जाए, कहीं मेरी बीवी नाराज़ ना हो जाए, और अगर वो उन दोनों में बराबर बैलेंस कर भी लेता है, तब भी फिर वो ये कहा जाता है कि ये अभी बीवी का गुलाम है। फिर कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला उसको एक औलाद से नवाज़ता है। अब उस पे एक डबल ज़िम्मेदारी है कि अब उसकी पढ़ाई के लिए उसको पैसे जमा करने, उसकी अच्छी तरबियत के लिए पैसे जमा करने, और वही लड़का जो शादी से पहले एक बहुत अच्छी लाइफ़ जीता था, अच्छे दोस्तों में बैठता था, अच्छे कपड़े पहनता था, एक अच्छे लेवल पे खर्च करता था, नाउ ही इज़ बिकम ज़ीरो। इसलिए क्योंकि वो अपनी ज़ात को मार रहा है। वो ये सोच रहा है कि अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी वाइफ़ की है, मेरे बच्चों की है, और मुझे उन दोनों को खुश रखना है। तो ये क्या आदमी के साथ ज़्यादती नहीं है? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। हमारी हमारी सोसाइटी का मर्द और जनरली मर्द एक बड़ी मज़लूम क्रीचर है। मैं मानती हूँ इस बात को। हमारी सोसाइटी में क्यों? बिकॉज़ ऑफ ऑल ऑफ द थिंग्स, ऑल ऑफ द एलिमेंट्स दैट यू हैव सेड, ठीक है? हमारी ट्रेजेडी ये है ज़िया कि हमारी सक्सेस इज़ टाइड डाउन टू मनी, हुँ। ठीक है? जैसे किसी भी मैं ट्रैवल करती हूँ और मैं पाकिस्तान बहुत जाती हूँ। मुझे बड़ा इश्क है पाकिस्तान से और पाकिस्तानियों से, और मुझे बड़ा रहम भी आता है हम लोगों पे। बिकॉज़ अगर तुम देखो पिछले 70, 72, 75 साल जितने भी हमारी एज है, हमारे यहाँ एजुकेशन के नाम पे भी मंजन बिक रहा है, नंबर 1, कोई एजुकेशनल सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ मॉरल एजुकेशन ज़ीरो है, अखलाकियात कोई नहीं सिखाता। हमारी सोसाइटी जो है वो डेवलप्ड सोसाइटी नहीं है, हुँ। अनफॉर्चुनेटली। और ये बात कहते हुए मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि हम बड़े प्यारे लोग हैं। पाकिस्तानी जो हैं वो दुनिया में आप कहीं पे भी फिर के देख लें, आप पाकिस्तानियों से ज़्यादा मोहब्बत देने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? हमारे साथ मसला ये हुआ है कि हमारे ऊपर जो पहरे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हम लोगों को
हम लोगों को जो ऑपोजिट कह सकते हैं ना एम्पावरमेंट के, उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट है फ्रॉम द डे दैट पाकिस्तान वाज कंसेप्चुअलाइज्ड। क्योंकि क्योंकि पाकिस्तानी मर्द अगर एक्चुअली, अगर मैं पाकिस्तानी हटा भी देती हूँ, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैन. If you actually go to the Quran and if you read what Allah Ta'ala has connotated the qualities of a man, आपको तो उस कॉन्सेप्ट से मोहब्बत हो जाएगी. अल्लाह ताला ने मर्द को बहुत शानदार बनाया है, ठीक है. और अगर तो वाकई मर्द को ये फ्रीडम दे दिया जाए कि वो अपनी नेचुरल कैपेसिटी में ग्रो करे, मर्द से ज़्यादा खूबसूरत कोई भी मखलूक नहीं है. अल्लाह ताला ने पहला जो इंसान बनाया था वो मर्द बनाया था, और उसको ही कहा था, उसके बारे में ये कहा था मेरी सबसे खूबसूरत क्रिएशन है, अशरफुल मखलूक़ात है, ठीक है. और ये सारी कायनात जो हमारे रब ने, जो एक ओमनीपोटेंट गॉड है, उसने कहा था ये सारी कायनात उस मर्द के लिए है. उस वक्त तो एक ही था ना. अल्लाह ताला टॉक्स इन लाइक रेलेवेंस, राइट. हाँ. मैं भी वही इंसान हूँ, तुम भी वही इंसान हो. अल्लाह ताला ने हम इंसानों को बड़े बड़े मोहब्बत से तख्लीक किया है, और उसने हमें बड़ा शानदार बनाया कि उसने अपनी सारी क्रिएशन हमारे लिए बनाई है. सो इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट. हम लोगों ने एक अपने आप को इस सारे गोरख धंधे में फंसाया है कि तुमने पैदा होना है और फिर उसके बाद तुमने वो ही करना है जो हमने किया था. दिस इज़ द प्रॉब्लम. पैटर्न इज़ द प्रॉब्लम. पैटर्न क्यों बनते हैं सोसाइटी में? पैटर्न इसलिए बनते हैं कि जो एक्चुअल ओरिजिनल थॉट है उसको सप्रेस कर दिया जाता है. वी डोंट थिंक आउटसाइड ऑफ कि बच्चा 3 साल का हो तो उसको स्कूल भेज दो. उस स्कूल भेज दो जिसमें पता नहीं वो उसकी नेचुरल कैपेसिटी, नेचुरल पोटेंशियल को कभी टैप किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा. वहाँ पे तो आधी से ज़्यादा आपकी ग्रोथ वहीं पे स्टम्प हो जाती है. आई एम not saying that standardized education is something wrong. It teaches you discipline, yes, but it is not the way to grow a human mind or soul. I believe in the growth of the soul. Soul को आप कैसे educate करेंगे? हाँ. नहीं, बट हम अगेन फिर मैं वही पूछूंगा आपसे कि जो एक मर्द का रोल है हमारी एक लाइफ सोसाइटी के अंदर, तो क्या हम उसको ओवरबर्डन नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने हर इंसान को ओवरबर्डन किया हुआ है, सिर्फ मर्द को नहीं. मर्द को ओवरबर्डन करेंगे तो वो अपना बर्डन अपनी फैमिली पे उतारेगा. देखिए, हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में कहीं भी शादी होती है ना, तो अब इंडिया की चलें बात लेके चलते हैं, तो वो तो एक अलग कहानी कि वो लोग एक जहेज़ मांगते हैं और वो सब कुछ एक लिस्ट होती है. हमारे पाकिस्तान में अब इवन दो अगर आप एक इस्लामिक वे में अगर बात करें, तो अगर आप बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, इजिप्ट की, वहाँ पे ये रूल्स हैं कि अगर लड़का कोई शादी करेगा तो उसको ये सर्टेन अमाउंट की चीज़ें हैं जो औरत के लिए लेके आनी, जो कि एक लड़के की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो एक लड़की को उसके घर से उठा के ला रहा है, अपने माँ बाप वो छोड़ रही है, उसके खातिर वो उस घर में आ रही है, तो क्या उसका फ़र्ज़ ही बनता है कि वो सारी चीज़ उसको मुहैया करे जो वो अपने माँ बाप के घर में लेती थी. ठीक है, बीट उसको कंफर्ट दे, खाना दे, घर दे, मोहब्बत दे, उसकी सारी चीज़ें करे. हमारे पाकिस्तान में बरक्स, अब जो अभी जो ट्रेंड चल गया है, जो चीज़ें देखी जा रही हैं पाकिस्तान में, लड़का शादी करता है, अब वो एक चूंकि एक औसत तबके से ताल्लुक़ रखता है. मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एलीट क्लास, मैं मीडियोकर बात कर रहा हूँ, जैसे मैं हम सब लोग हैं. अगर कोई लड़का शादी करता है तो उसके सामने एक ना बड़ा पलंदा रख दिया जाता है कि भैया जहेज़, 10 तोला सोना, अच्छे अच्छे खाने, 14-15 डिशेज़ होनी चाहिए, यहाँ पर शादी होनी चाहिए. तो जो लड़का बेचारा, अगर आप बात करते हैं 25 साल का लड़का, जो कि एक एज है कि आप पीक पे होते हैं अपनी जवानी के ना, अगर आप बात करते हैं कि उसको शादी कर लेनी चाहिए, तो शादी कैसे करेगा वो? जब आपने इतनी बड़ी उसके ऊपर बर्डन ऑलरेडी लाद दी है कि वो उसको जमा करते 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 मुझे लगता है वो 34-35 साल का हो जाता है. उसकी आधी ज़िंदगी तो वहीं ख़त्म हो गई. उसने अपनी लाइफ को एंजॉय ही नहीं किया. अब जब वो उस लोन में, उस दबाव में फंस चुका है, तो वो कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा? क्यों क्यों उसके ऊपर इतनी शराइत लाद दी गई हैं आजकल? ओके. क्यों लाद दी गई हैं? आई डोंट नो. नहीं, बट देखें, I'll tell अगेन, you an example. अभी मैं आई हूँ वापस, तो मुझे पाकिस्तान में एक लड़की ने मुझे मैसेज किया. आई नो हर थ्रू अ फ्रेंड. उसने कहा कि जी आप मेरे लिए फ़लाँ चीज़ ला सकती हैं, संडे को मेरी शादी है, ठीक है. पाकिस्तानी लड़की, लाहौर की लड़की, और वो यहाँ पे इसलिए आ गई दुबई क्योंकि उसका जो मंगेतर है वो यहाँ रहता है. हम्म, तो एक कन्वेंशनल घर से
मेरे वट एवर, आई डोंट नो देयर बैकग्राउंड्स, बट वो यहाँ आ गई बिकॉज वो यहाँ रहता है, ठीक है। आई एम अस्यूमिंग उनकी मोहब्बत की मंगनी है और मोहब्बत की शादी है। उसने, आई एम नॉट रियली श्योर, आई वॉज इन्वाइटेड, आई कुडंट गो, बट उसने एक साड़ी में और लड़के ने शलवार कमीज में अपने दोस्तों के घर मौलवी साहब को बुला के निकाह किया। दैट इज एक्सेप्शनल। मैं ये बता रही हूँ, देखें ज़िया, आप एक्सेप्शनल की बात करते हैं, ये एक इंडिविजुअल चॉइस है। ये जो आप बात करें ना, ये सोसाइटल प्रेशर है। आप हमारी जनरेशन की जब बात कर रहे हैं और आप हमें अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे हैं, हमें विक्टिमाइज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी तो है ना। हमारे पास एक बहुत बड़ी पावर है जो कि इग्नोर की जाती है। आई नो दैट पाकिस्तानी सोसाइटल सिस्टम इज़ वेरी ब्रूटल, बहुत मुश्किल से चेंज तोड़ी जा सकती हैं, लेकिन हमें जो हमारे पेरेंट्स के पास नहीं था, हमारे पास वो एक्सपोजर है। हम एक्चुअली वी आर कावर्ड्स, हम बुज़दिल हैं, हम चेंज नहीं लाना चाहते बिकॉज फलां दी मामी दा पुत्र की कहेगा, यही बात। तो अगर वो कुछ कहेगा तो आपको क्या फर्क पड़ता है, क्यों फर्क पड़ता है? अब देखें, आपको अगर फर्क नहीं पड़ रहा, आपके माँ बाप को फर्क पड़ा है, और उससे जो है वो आप प्रेशर में आ रहे हैं, ये आपका कसूर है। इसमें आपकी कोई अच्छाई नहीं है अगर आप उस प्रेशर में आ जाते हैं। Why is I say that is that freedom is our birthright. अल्लाह ताला has made us free. अगर तो इस तरह की कोई एग्जाम्पल वैलिड किसी भी पैगंबर की जिंदगी से निकाल के दे दो मुझे कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहे हैं, तो हम इसको जस्टिफाई कर देते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो हम उसका रिएक्शन दे रहे हैं वो हम सही करें। ये बहुत आसान है कि हम सोसाइटी के ऊपर बात छोड़ के पीछे हो जाएं। बात चेंज हमेशा मुश्किल फैसले में से आता है। आप मुश्किल फैसला लेने से क्यों डरते हैं ज़िया? मैं मुश्किल फैसला लेने से क्यों डरती हूँ? क्योंकि मेरे अंदर मैं लेजी हूँ, मैं नहीं फेस करना चाहती। क्यों? क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन्स में ना रह के हम लोग एक्चुअली एक नम जनरेशन बन चुके हैं या बनना चाहते हैं। हम लोग इनकिलाब की बातें करते हैं, लेकिन क्या हम इनकिलाब लाते हैं? और क्या इनकिलाब मजमूई होता है, इज्तिमाई होता है? नहीं, हर ओरिजिनल थॉट इज एन इनकिलाबी थॉट अगर आप उसको एक्शन में डाल दें। नहीं, बट देखें, फॉर एग्जांपल किसी एक लड़के की शादी हो रही है या लड़की की शादी हो रही है, ठीक है, माँ बाप की तरफ से प्रेशर जो आपने अभी मुझे कहा बिल्कुल होता है, 110% होता है। माँ ने कह दिया यार पहला लड़का तो है, अच्छे से शादी होनी चाहिए, ठीक है। अब शादी हो गई, बेचारा बच्चा जो है ना 4 साल तक लोन उतार रहा है, तो बेटा इसमें आप कुरान उठा लें, आप कहें कि भाई इसमें से निकाल के दे दें मुझे कि यहाँ ये जो आप कर रही हैं ये इस्लाम के दायरे में। चैलेंज करें ना माँ को, वो चैलेंज करें अपनी माँ को। आप चैलेंज क्यों नहीं करें? आपने पढ़ाई क्यों की है? आपको अल्लाह ताला ने दिमाग क्यों दिया है कि आप अपनी माँ की गलत बात के ऊपर यस बोलें? क्योंकि आपके मौलवी ने आपको सिखाया कि उफ नहीं करनी है। These are all excuses. अच्छा, यहाँ अपने एक और बात भी निकलती है, देखें, जैसे फॉर एग्जांपल किसी लड़की की शादी हुई, 20 साल की 25 साल की लड़की ना, वो अपने शौहर में एक ऐसा बंदा ढूंढ रही है, उस एज में 25 साल के एज में ऐसा बंदा ढूंढ रही है जो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो, पैसा बहुत हो उसके पास, मेरी मर्जी की हर एक्सरसाइज वो लेके आए। बरक्स उसके वहाँ पे सास अपनी बहू में ये ढूंढ रही है कि ये बिल्कुल मेरी जैसी हो, जो मैं आज 50 साल बाद एक्सपीरियंस लेके आ चुकी हूँ, सुबह उठे, काम करे, हम सब लोगों का ख्याल रखे, और जैसा मतलब एक आइडियल परसेप्शन होता है ना, और फिर जाए नौकरी भी करे और सब कुछ। आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। किसने चेंज करना है? आपकी अम्मी तो नहीं चेंज करेंगी है, आपकी सास भी नहीं चेंज करेंगी, ये आप लोगों ने ही चेंज करना है ना। जो आपको इस जिंदगी में चाहिए, अगर आपको उसको बढ़ के हासिल करने की विल नहीं है, विल पावर नहीं है, या आपके अंदर वो कमिटमेंट नहीं है, तो आप नहीं चेंज कर सकते। आप कब तक लोगों को ब्लेम करेंगे? मुझे लगता है कि इस तरह की परेशानियों के बाद जैसे किसी कपल के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, फिर उसके बाद वो डाइवर्ट होता है, एक बंदा कहीं और जा रहा है, एक बंदा कहीं और जा रहा है, फिर वो दोनों एक साथ में हमारे यहाँ शादी होती ही गलत, शादी का कॉन्सेप्ट ही गलत जगह से शुरू होता है, तो खानदानों की शादियां हो रही हैं। आई डोंट बिलीव दैट।
दो खानदानों की शादियां क्या होती हैं? शादी एक मर्द की एक औरत से होती है. हम्म, To the point where there was a congregation going on, and I don't want to misquote, तो किसी कोई सहाबी मिसिंग थे, उनके बारे में पूछा गया, तो भाई कहाँ है, क्यों नहीं आए, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? तो भाई वो बोल रहे थे कि सॉरी मेरा निकाह हो रहा था. हम्म, वो सारे लोग जो उनका वेट करें वो तो इनवाइटेड नहीं थे निकाह पे. इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस. हम्म. आपने चार गवाहों के बीच में निकाह करना है, दैट्स ऑल अबाउट इट. कहीं नहीं लिखा कि बंदा जो है वो पजेरो चलाता हो तो वो 25 लाख कमाता हो, ये कहीं नहीं लिखा ये तो हुआ. हमने अपने खुद बनाए हुए हैं. तो ये कौन तोड़ेगा? ये सारा सिस्टम कौन तोड़ेगा? हम्म. Pakistani society in particular and cultural limitations in general are human beings' worst enemies. Freedom का सबसे बड़ा दुश्मन culture है. अच्छा, हम देखें, अब बात करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम अभी जो माशरे में हमारी बात चलती है कि आदमी और औरत बराबर हैं, जो वेस्टर्नाइज एक कल्चर हमारे यहाँ शुरू हो चुका है, ठीक है. इस्लामिक लिहाज से भी हम देखें, आदमी और औरत बराबर है, वेस्टर्नाइज कल्चर नहीं है. नहीं, कैसे बराबर है? मुझे आप थोड़ा सा बताएं कैसे बराबर हो सकते आई हैं. विश आई हैड द रेफरेंस. अल्लाह ताला ने कहा है कुरान के अंदर, हम्म, मैंने हर मर्द और औरत को एक जैसे बनाया है, हम्म, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि मर्द जो है वो फिजिकली औरत से ज्यादा मजबूत है और वो औरत का मुहाफिज और प्रोवाइडर है. नहीं, बट क्या आप इस बात को मान रही है ना कि एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है, एक औरत की डिफरेंट है, तो हम उसको मिक्स नहीं कर सकते ना यार. एक औरत और मर्द का डिजाइन डिफरेंट है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर अ पार्ट ऑफ योर सर्कमस्टांसेस. ये कहीं पे सुखा हुआ नहीं है. अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ये 100% ये मर्द करेगा और 100% ये औरत करेगी. बट आप उन औरतों के बारे में क्या बोलेंगी? एक औरत होती है, शादी हो गई, ठीक है, अब उसका शौहर अच्छा नहीं कमा रहा, ठीक है, अब उसको, जैसा अभी हमने बात की थी, आपने कहा कि एक शादीशुदा बंदा होता है, वो घर पे आता है, उसको सुकून चाहिए होता है कि यार मेरी एक शादी हुई है, मुझे पीस चाहिए, ठीक है, ना कि वो औरत उसको प्रेशराइज करे, क्योंकि ये बहुत सर्कमस्टांसेस हो चुके हैं, इस पर ड्रामे भी बन चुके हैं पाकिस्तान में, और फिर एक कैरेक्टर को लेके हम बहुत गलत साबित कर देते हैं. जो औरतें, आई होप कि ऐसी होती भी हैं, नहीं भी होती, जो भी है, हमारे माशरे में सब तरह के लोग शामिल हैं. जो औरतें प्रेशराइज करती हैं कि यार ये चीज़ हमें चाहिए, अब आइदर तुम उसको हराम तरीके से कमाओ या हलाल तरीके से कमाओ, आई डोंट केयर. तो ठीक मर्द है, को उसको तलाक दे देनी चाहिए. क्या नहीं, मर्द इतना अब उसी टाइम पे क्या मर्द इतना पावरफुल है, इतना बहादुर है? देखो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ. मैं ना इस्लाम के दायरे से बाहर बात करूंगी. मैं इंसान होने के तौर पे, बिकॉज बहुत सारी बातें बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी. आई टेल यू समथिंग. हमारे लिए दुनिया में जो एग्जाम्पल है, हम हर इंसान के लिए, मैं मुसलमान की बात नहीं करती, वो रसूल पाक की एग्जाम्पल है, ठीक है. उनकी फर्स्ट वाइफ was 25 years older than him or 15 years older than 15, him. Okay. He was 25. She was what, 45? 40. 40. Hmm. She was earning, he was nothing. बिल्कुल, ठीक है, Right? ठीक है. Till she died. Hmm. Till our prophet was 50. She was his only wife. Right? बिल्कुल. इस एक एग्जाम्पल के अंदर there are a lot of answers to your question. ठीक है. He worked for his wife. That is an example nobody talks about, Zia. यहाँ पे तो देखें, ये अगेन उनकी एक उनकी एडजस्टमेंट थी, उनके आपस में एक ताल्लुकात थे कि जो हम आपस जो में ही, मटेरियलिस्टिक लोग हैं ना, हम जो लोग हैं, वो एक बहुत डिवॉल्व्ड मेंटल क्या कहते हैं उसको, जो थॉट प्रोसेस है ना, उसका शिकार है. सोशल मीडिया की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से, हिर्स की वजह, ग्रीड की वजह से. मुझे लगता है इसी वजह से आजकल डिवोर्स की रेशो बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि हम लोगों के पास ऑप्शंस बहुत है. लड़का टेम्परामेंट इतना लूज कर देता है कि ठीक है चलो ख़त्म, अल्लाह हाफिज़, अब आप दूसरा ढूंढ लें. लड़की बोलती है कि हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मैं दूसरा ढूंढ लेती हूँ. बट अगेन सेम टाइम, क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार हम, ठीक है हमारी शादी हुई, एक सोशल हमारा बॉन्ड है जो एक अल्लाह की तरफ से निकाह नामे की सूरत में बनाया गया है, ठीक है, आप उस एक एग्रीमेंट पे राज़ी हुए. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स थी, मुश्किलें थी, तो आपको राज़ी नहीं होना चाहिए था. अगर आप हो गए तो देन आप उसको निभाएं. शादी का जो पर्पस है, उस पर्पस से आपकी मोटिवेशन, हर चीज़ जो है ना, वो मोटिवेशन पे बेस करती है. ठीक है.
अगर आपकी शादी इसलिए की गई, आपकी एज हो गई, आपकी अम्मी कह रही हैं आप शादी कर लें, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज यहीं पे आप फेल हो गए, फेल हो गया, आपकी शादी वहीं फेल हो गई, क्योंकि आपकी अम्मी ने कहा था शादी कर लें, मॉम इज बॉय। ठीक है ना, कि आपकी अम्मी ने आपको कहा था, बेटी आपके अपनी बेटी को कहा था कि भाई तुम्हारी उम्र निकली जा रही है, लोग क्या कहेंगे, शादी कर लो, वहां पे ही शादी खत्म, ठीक है। क्योंकि प्रेशराइज होके हो रही है ना शादी। ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम उस इंसान से शादी करें जो हमें पसंद है। इस बारे में भी कोई बात नहीं करता, कोई मौलवी इस बारे में बात नहीं करता, कोई माँ बाप इस बारे में बात नहीं करते। अगर औरत का निकाह कर भी दें माँ बाप, निकाह कर भी दें और लड़की कह चुकी है कि मुझे इस बंदे से शादी नहीं करनी, वो शादी हराम है। आप उठा के देख लें, मैं रेफरेंसेस नहीं, मेरे पास रेफरेंसेस नहीं है। आप यू हैव रॉब्ड दैट पर्सन of their fundamental right and it's a clear cut sin. वो आपने उसको एक हराम रिश्ते में बांध दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे आपने बात की हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नहीं काम था उनका, सही है, ठीक है। जो हमारा अभी कल्चर चल रहा है, आप वेस्टर्न में पूछ लें, आप पाकिस्तान में पूछ लें, आप इंडिया में पूछ लें, जो एक कॉन्सेप्ट हो गया ना, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ द जेंडर्स, आदमी कमा रहा है, औरत कमा रही है, ठीक है। आदमी की जिम्मेदारी है कि औरतों की ज़रूरत पूरी करे, एक हमारी वाइफ है उसकी ज़रूरत पूरी करें, जो उसकी तनख्वाह है वो बच्चों के लिए भी है, जो उसकी तनख्वाह है वो औरत के लिए भी है। अदर हैंड औरत जो कमा रही है वो कह रही है सिर्फ मेरी है। ऐसा क्यों है? आप मेरे ख्याल में बड़े गलत क्राउड में उठते बैठते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे ही है। बहुत सारी औरतें हैं जो घर चला रही हैं। नहीं, देखिए आप देखिए, मैं आपका सवाल अगर सिक्लूजन में देखूं तो ठीक है, इट्स वेरी अनफेयर, राइट। लेकिन ये ऑल्सो अगेन, ये मर्द की, एक जमाने में मर्द की प्रिविलेज हुआ करती थी कि वो अपनी औरत की सारी जरूरतें पूरी करता था, उसको अयाशी करवाता था, उसको एक ऐसा लाइफस्टाइल देता था जिसमें वो सुकून से रह सके, उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। ये मर्द की शान है, ये एक मर्द का प्रिविलेज है। आजकल इस बात को मर्द ने और मर्द की माओ ने एक विक्टिम कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वाई? ब्लेम नहीं करती, वाई? बिकॉज दूसरी साइड से भी चीजें डिवॉल्व हुई हैं, औरतें मटेरियलिस्टिक हुई हैं, लेकिन ये चीज कहाँ से स्टेम होती है? ये बहुत बड़ी इनसिक्योरिटीज हैं ज़िया, ठीक है। मर्द को अब ये है, मर्द को हमारे माशरे में मर्द को सिखाया जाता है कि भाई ही इज द रूलर, ठीक है, औरत को उससे दब के रहना चाहिए। अब औरत ने दबना बंद कर दिया है, ठीक है। जब औरत दब के नहीं रह रही तो मर्द जो है वो सोचता है कि भाई अब ये मेरी बात ही नहीं सुनती, मैं इसकी सारी डिमांड्स पूरी करूँ, हाउ अनफेयर इट इज, मैं अपने पैसे इस पे लुटाऊं और उसके बाद इसको आज़ादी भी चाहिए और सब कुछ है। देयर इज अ फंडामेंटल crisis going on and nobody's addressing that crisis. If we do not fix it individually, I don't see it getting better. हमारी जो next generation है ना, I feel that they have got a better idea. I know that they are faced with far bigger challenges than we were, but I think that they are more aware of what is good for them. हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि इस लाइन ऑफ थॉट को सप्रेस कर दिया जाता है कि यू कैन नॉट थिंक सेल्फिशली। अगर आपका अपना ग्लास फुल नहीं है, आप किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको लगता है कि आप 4 करोड़ रुपए की शादी नहीं करना चाहते और आप उससे इनकार नहीं कर सकते, तो आपको नहीं नजर आता कि ये कितनी अजीब बात है। इतनी महंगी शादी जो कि पता नहीं कल चलनी या नहीं चलनी, बिल्कुल ठीक है, कहाँ से जस्टिफाई होती है? ये आपकी कमजोरी है, मर्द की कमजोरी है। यू बिलीव कि ये एक परसेप्शन आजकल है, हम लोग गल्फ न्यूज़ पे बहुत सारे अखबारों में भी देखते हैं, आए दिन इस बात पे डिवोर्स हो जाती है कि वाइफ ने अपने हस्बैंड का मोबाइल उठा के देखा। क्या हम समझते हैं कि इस बात का हक होना चाहिए हमें कि हम किसी की, इवन दो आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप बहुत एक दूसरे से पर्सनल हैं, तो हमारा एक मी टाइम, हमारा एक पर्सनल स्पेस होना चाहिए। प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, नोबडी नीड्स टू गो इन। देखिए, इसके भी कोई डेफिनेशंस नहीं है, राइट। आपने मुझसे शादी के ऊपर इतने सवाल कर लिए, मैं खुद शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन स्टिल आई फील कि प्राइवेसी इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, ठीक है। आपको अब ये
ये चीज़ें बड़ी इनसिक्योरिटी से स्टेम करती हैं कि आपको अपने ऊपर इतना एतमाद ही नहीं है कि आप अगले इंसान का फ्रीडम को रिस्पेक्ट कर सको। अगर तुम्हें एज अ हस्बैंड ये ज़रूरत पड़ती है कि तुम अपनी वाइफ का मोबाइल उठा के देखो, तो देयर इज़ समथिंग दैट हैज़ हैपेंड इन योर पास्ट दैट हैज़ फोर्स्ड यू टू डू दैट। हम्म, एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग ह्यूमन बीइंग, एक कॉन्फिडेंट ह्यूमन बीइंग विल हम्म, नेवर डू दैट, नेवर एवर। These are a lot of mishaps, a series of mishaps that happen to destroy your personality or your mental peace, to make you act in a certain way. कभी तुम बैठे हो, अगर मेरे हम दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे, तुम्हारी कभी ये नीड होगी कि तुम मेरा फोन उठा के देखो? कभी भी नहीं। नेवर। हम्म, बिकॉज मेरे और तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है और हम्म, हमारा एक दूसरे पे कोई हक नहीं है। हम्म, इस रिश्ते में हम सबसे बेहतरीन बिहेव करते हैं। दोस्त एक दूसरे के साथ सबसे बेहतरीन बिहेव करते हैं। अपनी पर्सनालिटी का सबसे बेहतरीन पार्ट जो है ना, वो हम अपने दोस्तों को देते हैं, बिकॉज वहाँ पे हमें कोई फियर ऑफ जजमेंट नहीं है, हम्म, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ से अगर आप देखो, हम अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर जाएंगे। हम्म, मोहब्बत को समझने के लिए दोस्ती के रिश्ते को समझना बहुत ज़रूरी है। आप अपने दोस्त के लिए जिस हद तक चले जाते हैं ना, कभी-कभी आप अपने फैमिली वालों के लिए भी वहाँ तक नहीं जाते। हम्म, क्यों? प्योर फ्रेंडशिप में प्योर मोहब्बत होती है, क्योंकि फ्रेंड आपको जैसे आप है ना एक्सेप्ट कर लेता है। सही बात है। अच्छा, डिप्रेशन को कैसे आप डिफाइन करेंगी? दोनों दोनों तरफ से लेके। क्लिनिकल डिप्रेशन इज़ वेरी रियल। आई रियली डिड नॉट हैव एनी आइडिया पहले, लेकिन बिकॉज़ माय लाइफ सर्कमस्टेंसेस हैव मेड मी इनटू अ पर्सन कि भई, अगर इफ आई एम फीलिंग डाउन, आई टेल माय सेल्फ get up, get out of it. So I don't think I was ever clinically depressed. So I don't understand it. But I have met people who are clinically depressed. It's very real. It's a medical condition. मेडिकल कंडीशन हमारे पाकिस्तान में या एशियन कल्चर में मेंटल हेल्थ को लेके मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसको ये कहा जाता है कि यार एक ही फेज़ है, कुछ अरसे में गुजर जाएगा, तुम मर्द हो या तुम एक अच्छे बड़े आदमी हो, या औरत के बारे में भी ये कहा जाता है कि तुम एक अच्छे पुख्ता औरत हो, कोई मसला नहीं है, और ये तुम उसको बर्दाश्त करो, दैट्स गो, मसला नहीं Yeah. है। मेंटल हेल्थ को ये एक बहुत बड़ा गैप है, हमारी हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा गैप है। मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ जो अच्छा खासा अर्न करने वाला था, यहाँ रहा 8 साल 10 साल, उसको कुछ मेंटल हेल्थ के इश्यूज हुए और उसने यूएई छोड़ा, और उस पर यह तनकीद की गई उसके दोस्तों की तरफ से या ख़ानदान वाले की तरफ से कि ये मतलब यार तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम क्या हरकतें कर रहे हो, तुम अपनी बीवी को छोड़ कर चले गए, या तुमने सारा घर ख़त्म कर दिया, या तुमने मुल्क छोड़ दिया, तुम वापस आ गए। बट जिस कर्ब से वो बेचारा गुजर रहा है, उसको आई थिंक मेरे ख्याल से कोई समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो जिस मेडिकल कंडीशन में है, हमारे यहाँ तो ये सब्जेक्ट ही नहीं है ना कि ऐसा कुछ होता भी है, क्योंकि जो चीज़ फिजिकली अवेलेबल है, हाँ आपको बुखार है, आपको कोई ऐसी बीमारी है तो हाँ वो बीमारी है, मेंटल बीमारी को मुझे लगता है कि कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता है। हाँ, very true. I agree with that. It is a tragedy, of course, or also because generational traumas हैं हमारे साथ, हमारी पिछली जनरेशन के साथ उनकी पिछली जनरेशन के ट्रॉमास थे, और अब हम वी आर लाइक आई थिंक फोर्थ फिफ्थ जनरेशन ऑफ जनरेशनल ट्रॉमास। तो कोई बात, लेकिन आई वुड नॉट से कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बात नहीं हो रही। देयर आर अ लॉट ऑफ रिफाइंड mental health experts now in Pakistan as well. मेरी अपनी बेटी psychology पढ़ रही है, माशाल्लाह। तो it's a very real thing. And I think because of the new generation especially, it has come on the surface. There are a lot of vocal people. There are a lot of famous Pakistani psychologists जो कि they're bringing it in the front के भाई हर चीज़ जो है वो आसेब नहीं होती, इसकी ट्रीटमेंट है, तो ये चीज़ें चेंज होंगी। आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स विद द न्यू जनरेशन। मेरा एक सवाल, आपने माशाल्लाह से जवाब ये बताया, आपकी बेटी माशाल्लाह से साइकोलॉजिस्ट बन रही है, तो मैं हमेशा से सोचता आता हूँ कि ऐसे लोग जो माइंड रीड करते हैं ना, जो मतलब पता चल जाता है कि अगला क्या सोच रहा है, तो ऐसे लोग जब रिलेशन में आते हैं ना, तो मुझे लगता है उनके लिए बड़ी
प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि अक्सर वो ना जज कर लेते हैं कि अगला क्या सोच रहा है, और हाँ। दूसरा वाले के ऊपर बर्डन ज़्यादा पड़ जाता है कि यार अब तो मैं तो कुछ छुपा ही नहीं सकता। इसकी एक बड़ी लॉजिकल डेफिनेशन है, इसकी एक बड़ी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि जो जो एक बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड सर्जन है, हम्म, वो अपनी औलाद की सर्जरी नहीं कर सकता। हम्म, जहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं ना, हम्म, वहाँ पे आपका लॉजिकल ब्रेन स्विच ऑफ हो जाता है। हम्म, माई डॉटर इज डूइंग साइकोलॉजी, बट वी हैव आवर ओन इश्यूज। हम्म, ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी, इंसान का दिमाग बहुत इंट्रिकेट मशीन है। इमोशंस, लॉजिक, दे ऑल हैव देयर ओन प्लेस। हम्म, ठीक है, जहाँ पे लॉजिक स्विच ऑन होती है वहाँ पे इमोशन स्विच ऑफ हो जाता है। हम्म, राइट, जब आप अपने काम के ऊपर होते हैं तो आपकी इमोशनल जो एनर्जी है वो डिम हो जाती है। हम्म, सो दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग आई थिंक दैट हैपेंस टू थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट्स. They are also having their own issues in their relationships. हम्म, They cannot, otherwise हर psychologist की शादी कामयाब होती, otherwise हर surgeon या हर doctor के घर में कोई बीमारी ना होती. हम्म, So it's a very very interesting concept, but I have seen that therapists taking therapy, हम्म, psychologists going to psychologists, हाँ। right? You can't treat your own diseases. अच्छा, आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा, जिस जिस प्रोसेस के थ्रू मैं गुजरा हूँ जब हम पाकिस्तान में मैं बड़ा हो रहा था। बात करेंगे अब हम सूफीज़म पे थोड़ा सा ना। तो एक कंडीशन होती है जब लड़के बड़े होते हैं या लड़की भी बड़ी हो रही होती है, तो आपके पास एक डायरेक्शन होती है जिसको आपको चूज़ करना होता है। मैं बात मतलब आ, दुनियावी हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, एक इस्लामिक वे में हिसाब से कर रहा हूँ। जैसे हमारे ख़ानदान में कुछ लोग ऐसे थे जो इस्लामिक वे में थोड़े ज़्यादा थे, उनके पास कुछ ऐसी लाइब्रेरीज थी जो मैं पढ़ता था। तो कुछ डाइजेस्ट ऐसी थी जो मैं पढ़ता था, उनमें वलीउल्लाह के ज़िक्र थे, और वो पढ़ के ऐसा लगता था ना कि शायद ये कोई अलग ज़माने की बातें हो रही हैं, ऐसा भी होता था शायद कहीं। अम, तो वो पढ़ के ना मेरे अंदर की ऐसी कैफ़ियत उजागर हुई, जिसको सोच के मैंने ये किया कि हाँ यार, अब शायद मेरी यही राह है और मैं इसी तरफ निकलूँगा। Hmm. मुझे दुनिया को खैर-बात कहना है। वो इतनी शदीद शिद्दत थी मेरे अंदर कि मैं ये सोचता था कि शायद मैं इस राह पे निकल जाऊँगा। बिल्कुल अल्लाह की राह में चले जाना है, दरगाहों पे जाके बैठ जाना है, सूफ़ीज़्म पढ़ना है, Hmm. बिल्कुल अल्लाह के राह में खुद को छोड़ देना है। Hmm. तो वो कैफ़ियत ना मेरे अंदर इतनी शिद्दत सी थी, तो मैंने अपने अंकल से सवाल किया कि क्या मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपने आप को किस तरह ठीक करूँ? मुझे चूज़ करना है बात। इधर जाऊँ, उधर जाऊँ, क्या करूँ? तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको ना बैलेंस रखना है। तो अब हमारे चूँकि ऐसे बुज़ुर्गान दीन दुनिया से गुज़रे हैं, जिनकी ज़िंदगी को पढ़ के आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ यार, उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी वक़्फ़ कर दी उनके लिए ना, अल्लाह के लिए। उनके अलावा अल्लाह के अलावा उनका कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए उनको वलीउल्लाह कहा जाता है। जैसे हमारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं, आपके अजमेर में दात दूसरे जो हैं हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। तो उनकी लाइफ़ को देख के आपको क्या लगता है कि हम अब इस ज़माने में रहते हुए हम किस तरह बैलेंस करें लाइफ़ को? अब हमें, क्योंकि मुसलमान भी हैं, बीइंग अ मुस्लिम, हमको बैलेंस भी करना है, हमें चीज़ें भी करनी है, नमाज़ भी पढ़नी है, हमें हुकूकुल इबाद भी अदा करने हैं, सभी कुछ करना है। तो हम खुद को किस तरह बैलेंस रखें यार? देखो, बैलेंस इज अ वेरी पर्सनल चॉइस. ठीक है, प्लस आई फील कि जो भी हम कहानियाँ पढ़ते हैं या कहानियाँ सुनते हैं, वो नरेटर की तरफ से, जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं वो फुल स्टोरी तो हो ही नहीं सकती ना तुम्हारी, इवन दो यू आर यंग एंड एवरीथिंग. लेकिन जो तुम्हारी कहानी अगर लिखी जाए तो क्या वो फुल स्टोरी होगी? नहीं. हमें वो ही एस्पेक्ट उजागर करके किताबों में पढ़ते हैं जो कि वो लोग बताना चाह रहे हैं. अब उनकी क्या स्ट्रगल्स थे या उन्होंने क्या क्या चीज़ें ज़िंदगी में की जो कि उस किताब में नहीं है, ये हम नहीं पढ़ सकते, ये हम नहीं देख सकते. टू आंसर योर क्वेश्चन ज़िया, देखो, अल्लाह का और इंसान का रिश्ता जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, मुसलमान या गैर मुसलमान. हर इंसान का उस एक डायटी जो ओमनीपोटेंट डायटी है उसके साथ रिश्ता है, और हर इंसान उस राह पे है. कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूर निकल जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बैलेंस रख के चलते हैं, और ये भी बड़ा पर्सनल है. मैं नहीं किसी को जज कर सकती कि यार इसने बड़ा बैलेंस रखा हुआ है. अब अल्लाह की नज़र में वो क्या है क्या नहीं है वो सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, और उन्हीं को ये हक है, सिर्फ एक वाहिद
हस्ती इस दुनिया में खुदा की ज़ात है जो कि ये डिसाइड करेगी किसने बैलेंस रखा, किसने नहीं रखा। क्या बैलेंस में आंसर है, ये भी अल्लाह को पता है। मुझे ये लगता है कि जो आपका पर्सनल कनेक्शन है ना, वो आपके अंदर से आता है और किसी भी टीम का हिस्सा बन के या किसी भी कल्ट का हिस्सा बन के या किसी भी जमात का हिस्सा बन के आप कुछ भी साबित नहीं कर सकते। Until unless you go to bed and you're alone with your thoughts, और वहाँ पे जो इज़्तिराब हैं या वहाँ पे जो इत्मीनान है, वो ही इस बात का जवाब दे सकता है। एक बड़ी खूबसूरत बात में कॉन्वर्सेशन में आई वाज़ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्वर्सेशन, और उस इंसान ने मुझे कहा कि भई मैंने कुरान पढ़ा है, मैं पहले मुर्तद था, मैंने फिर सारे रिलिजन्स पढ़े, फिर मैंने कुरान पढ़ा और मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि भई बख्शिश के ना बड़े सारे रास्ते हैं और हुँ, मैंने ये वाला रास्ता चूज़ किया है। हुँ, अब एज़ अ पर्सन क्या मुझे ये हक पहुँचता है कि मैं उसके रास्ते को क्वेश्चन करूँ? बिल्कुल नहीं। अब वो अगर उस रास्ते में समझता है कि उसकी निजात है, तो वो उस रास्ते में जो भी करेगा वो जिहाद है, हुँ, जहाँ तक मुझे समझ आता है। क्योंकि हर इंसान अपने नफ्स के साथ तो जिहाद कर ही रहा है, हुँ, ठीक है? और मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला के साथ आपके बॉन्ड का सबसे बड़ा इम्तिहान ही नफ्स है, राइट? मेरी तो इतनी कोई नॉलेज और कोई औकात नहीं है कि मैं किसी जमात के ऊपर या किसी वे ऑफ लाइफ के ऊपर कमेंट करूं, लेकिन हम वही करते हैं जिससे हमें थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है या हम किसी और इंसान को खुश करने के लिए वो कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि ये वाला इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है। हुँ, बहुत कम लोग हैं जिनको मैंने इस थॉट में देखा है कि यार मेरा मेरा रब मुझसे राज़ी रहे। हुँ, मैं जो काम करूँ ना उसमें मेरा रब राज़ी हो। रब राज़ी करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके इर्द-गिर्द रहने वाले सारे लोग भी आपसे राज़ी हों। बड़ी बड़ी जैसे कहते हैं ना स्टेट ऑफ निर्वाणा होती होगी, आई एम श्योर कि आपका रब भी आपसे राज़ी है, आपका दिल भी आपसे राज़ी है, आपकी रूह भी आपसे राज़ी है और आपके इर्द-गिर्द के लोग भी आपसे राज़ी हैं। तो आप रूहानियत और सूफ़ीज़्म को क्या एक्सप्लेन करती हैं कि एक बंदा बिल्कुल मॉडर्नाइज़्ड है, दाढ़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट अगेन उसके दिल में एक ऐसी रूहानियत है जिसको वो और अल्लाह का कनेक्शन जानता है। ना वो बड़ी किसी पिटी सी अब लाइन बन चुकी है कि यार दीन दाढ़ी में तो नहीं है ना। हुँ, कुछ ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ ज़िया, मैं किताबों को कोट नहीं कर सकती, मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को ही कोट कर सकती हूँ, जो इतने रोशन होते हैं, आप उनकी रोशनी से इनकार ही नहीं कर सकते। वो गंदे, मैले, बेचारे, यानी दुनिया की नज़र में बिल्कुल हारे हुए लोग होते हैं, लेकिन वो इस तरह की लाइट कैरी कर रहे होते हैं अपने अंदर कि कोई भी इंसान नहीं बच सकता। मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। एक वक़्त में ना मैं बाहर खेल रहा था, मेरे अब्बू बैठे थे किसी एक बंदे के साथ, एक नॉर्मल सा बंदा था वो, हुँ, और वो हमारी गली में आके बैठा हुआ था और अब्बू हमारे चूँकि थोड़े से ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं, सब कुछ होता है। तो वो एक फ़कीर टाइप का बंदा था ना, नॉर्मल सा, फटे हुए कपड़े, अजीब-सा बैठा हुआ था। तो हुँ, जब मैं खेल के वापस आया, तो मेरे अब्बू ने बोला कि ये मेरा बेटा है, इससे मिलें। और उस बंदे ने ना मुझे, अब हमारी गली जो थी वो थोड़ी, जहाँ हम पाकिस्तान में रहते थे, थोड़ी गंदी गली थी, वहाँ हुँ, मिट्टी पड़ी हुई है, और चूँकि हमारी गली में जानवर काफ़ी ज़्यादा पाले जाते थे, तो वो जो चीज़ें होती हैं, लिट पड़ी हुई होती है, जो भी होता है। यकीन करें उस बंदे ने मुझे बोला कि बेटा ज़िया, ये सामने जो मिट्टी पड़ी है ना गंदी, इसको उठाओ और खाओ। हुँ, मैं तो एकदम शॉक था कि ये क्या कह रहा है मुझे, कि मतलब हुँ, क्या, कौन कह सकता है किसी को भी ऐसा? बट द मोमेंट वो मैंने उठाई और वो मैंने खाई, आप मतलब हो सकता है ये सुपर नेचुरल चीज़ें हैं, कुछ भी हैं, मुझे नहीं समझ में आती जो भी है। वो जब मैंने खाई, वो शक्कर बन चुकी थी। हुँ, और मतलब मैं क्योंकि 12-13 साल का, 14 साल का एक लड़का, जिसका दिमाग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि ये कैसे हो सकता है? ये क्या है? कौन हुँ, है? हुँ, वो बंदा कौन था? उसकी ज़ात क्या थी? वो किस ज़ोन में था? उसने मुझे कहा, और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने उस अपने महबूब की बात को पूरा किया, और जब वह मैंने खाई और वो शक्कर बन चुकी थी। दैट इज़ अनएक्सप्लेनेबल, मैं उसको आज तक नहीं एक्सप्लेन कर पाया हूँ। हुँ। अब इस बात को अगर मैं
इसको इंटरप्रेट करूँ, तो ज़िया मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला वाज़ टॉकिंग टू, ठीक है ना? मैं इस बात पे बड़ा बिलीव करती हूँ कि वो ना इंसानों को चूज़ करता है, हुँ, ठीक है? और वो किसी भी इंसान को अकेला नहीं छोड़ता। देयर आर फ्यू पीपल जिनको वो एक्चुअली चूज़ करता है ताकि उनको वो चीज़ें दिखा सके जो कि आम आँखें नहीं देख सकती। हालाँकि कितनी ट्रेजेडी की बात है ना कि आँखें अल्लाह ताला ने देखने के लिए बनाई हैं, फिर दिल दे दिया, फिर रूह दे दी, फिर दिमाग दे दिया, ताकि आप वो सब कुछ देख सकें जो उसने बनाया है। हम लोगों ने कन्फाइन कर लिया अपने आप को। बड़े-बड़े ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि मैं अपनी लाइफ़ में से कोट कर सकती हूँ, जहाँ पे मुझे ये लगा कि भई मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? हुँ, मुझे किसी क्योंकि अल्लाह ताला ने ये कहा है आपसे कि वो आपको अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन मैं खुद नीचे नहीं आऊँगा। हुँ। आपको तलाश करना है। नहीं तो वो कुछ ना कुछ ज़रिया भेज देता है। ये जो तुम्हारे साथ इंसिडेंट हुआ, ये बड़ा रिलेटेबल सा इंसिडेंट है बिकॉज़ मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है और जब मैं पहली दफ़ा बहुत बीमार हुई और बड़ी मुश्किल एक जर्नी के बाद आई डिसाइडेड कि भई मरने से पहले थोड़ा जी लेते हैं। हुँ, तो उस वक़्त मैं एक बड़े ट्रेजिक किस्म के माइंडसेट के साथ बाहर निकली, बस्ता पकड़ा मैंने, बाहर निकल गई और मैं चली गई घूमने घर पे झूठ बोल के। क्योंकि मुझे उस वक़्त आई वाज़ अ बिट अंडर द प्रेशर ऑफ माय मदर। तो उस ट्रिप के ऊपर मुझे एक एक इंसान से मेरी मुलाकात हुई। मैं उठी ड्राइव करके मैं कहीं जा रही थी। जो मेरा पहला पड़ाव था उसके अंदर मैं सो के जब उठी तो मुझे म्यूज़िक सुनाई दे रहा था। हुँ, तो मैं सोच रही थी कि यार मैं इतनी भी पागल नहीं हो सकती कि मुझे म्यूज़िक सुनाई दे रहा है। मैं बाहर निकली, मैं उस तरफ गई तो मैंने देखा कि एक लंबे बालों वाला बंदा वो वाक़ई कुछ बजा रहा था हुँ, और वो वहाँ बैठा हुआ था और वहाँ पे सिर्फ़ वो था और मैं थी। बाहर पीछे कोई वेड़ा सा कोई था, सहन सा था। तो पहले तो मैं खड़ी रही और ऑफ़ कोर्स आई वाज़ स्केयर्ड एंड आई वाज़ अंडर अ लॉट ऑफ़ कन्फाइन्स एंड एवरीथिंग कि मैं जाऊँ, नहीं जाऊँ। आई वाज़ इन पाकिस्तान तो ये भी था कि भई पता नहीं बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और वो बजाता रहा थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद जब उसने बंद किया तो उसने मेरी तरफ देखा और उसने मुझे इस तरह से देखा कि मैं चली गई उसके पास, जाके हुँ, बैठ गई। और मैं ये दुआ करके निकली थी ज़िया कि या अल्लाह तूने हमसे ये वादा किया है कि मेरी मेरी दुनिया बड़ी हसीन है, मेरी कायनात बड़ी हसीन है, मेरे लोग बड़े हसीन हैं, बड़ी रोशनी है मेरी दुनिया में, तो या अल्लाह मुझे अपनी दुनिया की रोशनी दिखा। और मैं ये बताऊँ कि मैं उस बंदे के साथ थोड़ी देर जितनी देर भी बैठी हूँ, तो कौन सा ऐसा टॉपिक होगा इस दुनिया का जिसके ऊपर हमारी बात नहीं हुई। इश्क, मोहब्बत, इवन सेक्स। और वो बंदा उसने मुझे उस कॉन्वर्सेशन में बताया कि वो कभी स्कूल की सीढ़ी पे नहीं चढ़ा। हुँ, अरे बिल्कुल जाहिल अनपढ़ बंदा। एंड दैट वाज़ अ वेरी लिबरेटिंग कॉन्वर्सेशन। और वहाँ से मुझे लगा कि मेरी दुआ जो है वो अल्लाह ताला पूरी कर रहे हैं। वो मुझे वो रोशनी दिखा रहे हैं जो कि मैं देखना चाहती थी। तो मैं जो तुम कह रहे हो ना वो शक्कर बन गई और मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर की जो तलब है ना, ये उसका रिस्पॉन्स था। पर अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मुझसे जो गुमान करोगे ना, मैं तुम्हें वही दूँगा। तो ये एक बड़ी पते की बात होती है कि हम जो ढूँढ रहे होते हैं ना, अल्लाह ताला वो हमें देना शुरू कर देते हैं। वो क्योंकि उसके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसने हमें दिमाग दिया ही इसलिए है कि उसकी बनाई हुई कायनात में से हम क्या ढूँढने निकलते हैं। तो वो कल्ट में नहीं हो सकता, वो एक फॉलोअरशिप में नहीं हो सकता। इवन अल्लाह के साथ जो हमारा रिश्ता है, वो बड़ा इंडिविजुअल है। उसने हमें गाइडलाइन दी है, लेकिन उसने फिर छोड़ दिया हमारे पे, यू नो? सो मुझे ये लगता है कि इट वाज़ दी जुस्तजू, ये इंसान की अपनी जुस्तजू होती है जिसका वो जवाब दे रहे होते हैं। तो कैसे लेके चलना है ये तो फिर तुम्हारे ऊपर आ जाता है ना। रूहानियत अगर हम ढूँढते हैं या सूफ़ीज़्म की तरफ हम जाते हैं, तो हमारे माशरे में कहा जाता है कि यार म्यूज़िक जो है वो रूह की ग़िज़ा है, हुँ, हुँ, ठीक है? और उस पे फिर एक रेफ़रेंस दिया जाता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जिनकी आवाज़ में बहुत सोज़ था हुँ, और वो जब पढ़ते थे या गाते थे तो चरिंद-परिंद उनके पीछे हुआ करते थे। हुँ, तो एक ऐसी बहस है जिसको बहुत सारे लोग बना भी करते हैं और बोलते भी हैं कि हाँ ठीक है। तो आप समझती हैं कि क्या यार एक सुकून मिलता है ना, आप जब एक ज़ोन में होते हैं,
आप एक किसी भी ऐसे जॉनरा की म्यूज़िक को सुन रहे होते हैं जिसको सुन के आपको सुकून मिलता है, या आप एक ऐसे लम्हे में होते हैं जो आप बैठ के उस म्यूज़िक को सुन के लिख रहे होते हैं कुछ आपके दिल की बातें, एक डायरी होती है जिसको आपने किसी को कभी दिखाना नहीं है। तो वो सारी बातें आप उसमें लिख रहे होते हैं, क्योंकि वो चीज़, वो म्यूज़िक वो आपको ड्राइव कर रहा होता है वहाँ पे ना, वो आपको लेके जा रहा होता है। तो आप क्या समझती हैं कि म्यूज़िक इस हद तक हमें महज़ूज़ करता है या हमें ड्राइव करता है कि हम उस चीज़ को अचीव कर सकें, या म्यूजिक कुछ लोगों को खामोशी ड्राइव करती है. हुँ, द हीरो ऑफ द स्टोरी इज नॉट म्यूजिक. हुँ, द हीरो ऑफ द स्टोरी इज मोटिवेशन. इट्स द ड्राइव. हुँ, उसमें अगर वो तुम्हें म्यूजिक से आ रही है, या वो तुम्हें खामोशी से आ रही है, या वो तुम्हें कुरान सुनने से आ रही है, या वो तुम्हें किसी से बात करने से आ रही है, ये तुम्हारी अपनी एक फ्लेवर है, एक अपनी प्रेफरेंस है. बस जैसे एक किस्सा बहुत मशहूर हुआ था हुसैन इब्न मंसूर का, हम्म. ठीक है? जो आबिदा परवीन ने कलाम उनका पढ़ा कि अरे लोगों तुम्हारा क्या, मैं मैं जानूँ जानू तुम्हारा मेरा खुदा खुदा जाने। जाने. वो किताब मैंने पढ़ी थी, हम्म. उसमें हज़रत राबिया बसरी का ये पूरा वाक़या था जिसमें हुसैन इब्न मंसूर ने वो जाम पिया और वो हम्म. अपने आपे से खो बैठे। हम्म. तो अगेन वही कैफ़ियत, जो उन्होंने कलाम पढ़ा और वो लोग उसको शायद ना समझ पाएँ, उनकी जो इतनी अकल है उसको तस्लीम ना कर रही हो। बट वो जो बंदा था जिसको उसने जाम को पिया और वो अपने कैफ़ियत से बाहर निकल गया और वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हम्म. हो रहा है। हम्म. तो आपदा परवीन की उस कलाम को सुन के एक आप अलग ज़ोन में पहुँच जाते हैं ना कि हम्म. हाँ, वाक़ई उस ज़माने में क्या लोग थे, कैसा होता था? इस ज़माने में भी है ज़िया, इस ज़माने में भी है। ज़माने पुराने ज़माने को प्रेफ़रेंस इसलिए किया जाता है क्योंकि हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। हुँ, जो चीज़ हम एक्सेस नहीं कर सकते ना, वो बड़ी मिस्टिकल बन जाती है। हमें मिस्टीक का नशा होता है। अगर तुम अपनी लाइफ़ के ऊपर कॉन्संट्रेट करो, तुम्हें ये सारे एलिमेंट्स आज भी मिल जाएँगे। हुँ, वो जो एक्सपीरियंस है, वो सच्चा था, झूठा था, ये आपकी बिलीफ पे है ना। अगर आपने बिलीव कर लिया तो सच है, अगर आपने नहीं बिलीव किया तो झूठ है। तो मैं इस बात पे यकीन करती हूँ कि ये जो सारी कहानियाँ हम सुनते हैं, ये जो सारी कहानियों से हम रेफ़रेंसेस लेते हैं, ये सारी कहानियाँ हमारे अंदर हैं। हमारी एक ज़िंदगी में ये सब कुछ हो सकता है, अगर हम चाहें तो। अगर हमने उसकी कैपेसिटी अपने अंदर क्रिएट की है तो। कुछ लोग तो इस तरह के भी हैं बेचारे, जो कि सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, उनकी ज़िंदगी में एक दिन में कुछ नया नहीं हो रहा होता। ऐसा है ना? अगर तो अगर आप कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी को देखें, तो अगर अल्लाह ताला ने हमें बना के कायनात हमारे हवाले कर दी, कायनात इन्फिनिट है, इन्फिनिटी एक्सपैंड्स एवरी सेकंड, तो आपकी भी वही कैपेसिटी है। आपने आपको जितना एक्सपैंड करना चाहें या जो एक्सपीरियंस आप हासिल करना चाहें, आप इस ज़िंदगी में कर सकते हैं। आप अपने आपे से बाहर होना चाहें, आप अपने आपे में रहना चाहें, आप वजद में आना चाहें, या आप सुकून में जाना चाहें, ये सब आपकी तलब पे डिपेंड करता है। एक कैफ़ियत होती है, हम अब चूँकि इस ज़माने में हैं, जो भी हमारे आस-पास चीज़ें चल रही हैं, हमने बचपन से लेके बड़े होने तक एक कोई ना कोई ड्रामा देखा है, कोई मूवी देखी है और हमारा कॉन्सेप्ट इस तरह दिमाग में डिज़ाइन हो चुका है कि किसी भी चीज़ का एक एंड है और एक स्टार्ट है, हुँ, ठीक है? बज़ाते इंसान, एक इंसान जो चीज़ें सोच सकता है, और एक ये सूरह रहमान में भी आया है कि अल्लाह ने कहा है कि उसको तुम जितना ज़्यादा मैक्स सोच सकते हो, तुम्हारी एक लिमिटेड महदूद है, वहाँ से ऊपर जाके तुम नहीं सोच सकते। मतलब मैं एक इंसान हूँ, हर हर एक इंसान को मौत आनी है ना, और बरहक के मौत, ठीक है? कभी-कभी ना मुझ पे एक ऐसी कैफ़ियत होती है या मैं कभी-कभी ऐसा सोचता हूँ और वो सोचने के बाद ना आपकी बॉडी ना शिवरिंग करना शुरू कर देती है। मतलब एक कैफ़ियत है, हर हुँ, किसी के साथ डिफरेंट हो सकती है। अभी हम ज़िंदा हैं, आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद हम मर जाएँगे, ठीक है? हमारे आबा-अजदाद भी चले गए। हुँ, उनके साथ क्या हुआ, अल्लाह के ताला के साथ उनका जो एक हुँ, मामला था, जो भी हुआ। अब हम एक एक नॉर्मलाइज़ दुनिया के हिसाब से सोचते हैं ना कि हाँ यार, हम मर गए, बरज़ख का दिन लगा, क़यामत के दिन आया, हमसे सवालात हुए, अब नाउ देयर इज़ अ डिवीज़न, जन्नत और दोज़ख। हुँ, जिसको दोज़ख में जाना है वो गया, जिसको जन्नत में जाना है वो गया। वल्लाह आलम अब वो कब अपनी सज़ा को पूरा पाएगा और वो जन्नत में जाएगा, क्योंकि हुँ, बीइंग अ मुस्लिम हमारा एक बिलीव है कि हुँ, हम
आखिरी लेवल का भी बंदा इंसान जो मुसलमान होगा वो जन्नत में जाएगा, वो जब जाएगा वो अल्लाह को पता है। मेरा ये सवाल आता है कि यार हम जब मर जाएंगे ना, अभी हम किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, ठीक है? मैं किसी चीज़ को छूता हूँ, महसूस कर रहा हूँ, उसका हुजूम फील कर सकता हूँ, ठीक है? मरने के बाद हम क्या फील करेंगे? वो ज़िंदगी हमारी अवधि कब तक होगी? हम उस वक़्त क्या सोच रहे होंगे? अल्लाह हमसे सारे सवालात कर चुका है। अब हम जन्नत में चले गए, आइदर हम दोज़ख में चले गए। हम उस वक़्त क्या कर रहे होंगे? हुँ, हमारी रूटीन क्या होंगी? कि कभी-कभी सवालात अगर मेरे दिमाग में आते हैं ना, तो हुँ, लिटरली आई एम हैविंग अ शिवरिंग हुँ, कि क्या करें? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक मूवी देखी, उसका नाम पैसेंजर था। उन्होंने क्या किया था कि वो एक पॉड्स बनाए और लोगों को ना उसमें सुला दिया, हाइबरनेट कर दिया हुँ, और वो लोग जा रहे थे मार्स पे। तो उन्होंने 100 साल ज़िंदगी अपने लिए चुनी कि हुँ, वो दुनिया से उठ के जा रहे हैं मार्स पे और 100 साल बाद वो वापस उठेंगे हुँ, और वहाँ से ही वो जितनी एज के थे वो वहीं से वापस हुँ, करेंगे। बट फॉर अनफॉर्चुनेटली वहाँ कुछ ग्लिच होता है और उस पॉड्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो उड़ जाते हैं। अब आपके सामने ब्लैक होल दिख रहा है, हुँ, लामहदूद ज़िंदगी दिख रही है जो हुँ, तू अब दुनिया तो नहीं है ना, अब दुनिया खला में हुँ, है। उस चीज़ को देख के ना आपको बड़ा अजीब-सा फ़ील होता है, आप बेबस फ़ील करते हैं खुद को, हुँ। कि अब हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर रहे होंगे? ऐसी थॉट्स आपके अंदर कभी आई कि हम मरने के बाद क्या करेंगे? क्या होगा? मैं तुमसे एक सवाल करती हूँ। हुँ, तुम कभी ज़िंदगी में किसी ऐसे अजनबी से मिले हो जिसे तुम्हें देख के लगा हो कि तुम इससे पहले मिल चुके हो? बहुत दफ़ा। हुँ, दैट स्पार्क्स अ क्वेश्चन। ऐसा कैसे हो सकता है? हुँ, हुँ, इवन कई जगह भी ऐसी फ़ील हुई है। एग्ज़ैक्टली हुँ, मैं भी यही कहने लगी थी। कुछ जगहों पे आप जाते हो, आप कहते हो यार यहाँ तो मैं पहले आ चुका हूँ, आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट ये तो कह रहे हैं आप पहली दफ़ा आए हैं। बिल्कुल। व्हाई? बिकॉज़ इसका एक आंसर ये है कि इस दुनिया में आने से पहले हमारी रूहें जिस दुनिया में थीं, उस दुनिया में हमारी कुछ रूहों से ऐसे कनेक्शंस बने, जो फिर जब हम उनको आके इस दुनिया में डिटेक्ट करते हैं, तो ऐसा लगता है हम पहले से मिले हुए हैं, हुँ, ठीक है? अब ये जो लीनियर थॉट है ना ज़िया, कि हम पैदा होते हैं, फिर हम मर जाते हैं, फिर हमारा हिसाब होगा, हम जन्नत या दोज़ख में जाएँगे। ये एक तालीम है जिसको हमें मौलवी के थ्रू दी गई है। तुमने डिस्कवर नहीं किया है, हुँ। तुम्हें ये बताई गई है बात। हम तो ब्लैंक स्लेट थे। एग्ज़ैक्टली। क्या रूह मरती है? नहीं, ये रूह मेरे जिस्म में आने से पहले कहाँ थी? आलम अरवाह। नहीं पता हमें। नहीं हमें बट पता ही हमें नहीं है। हमें जो बताया गया हमें है। पता ही नहीं है, हाँ, ठीक है? इसने कहाँ जाना है? हमें पता ही नहीं है। क्या हमारी जन्नत और दोज़ख इस दुनिया में है? या इसके बाद है? या कभी है भी या नहीं? हुँ, There are, of course, Islamic references for sure. There are answers to questions, but have you tried to find those answers on your own? I have not. हुँ, You have not. तुम्हारे सवाल और तुम्हारी कैफियत बड़ी जेन्युइन है हुँ, फॉर श्योर, तुम्हारी अपनी फीलिंग है। ये सब कुछ तुम्हारे अंदर चल रहा है, राइट? तुम्हें जिस चीज़ की भी तलाश है ना इस दुनिया में और इसके बाद, तुम वो चीज़ें देखोगे, वो चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। और ये एक मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग, ड्राउनी, एक्साइटिंग फीलिंग है कि हम कितने छोटे, कितने लिमिटेड हैं कि वो कहता है कि तुम जो सोच सकते हो, वो हो सकता है। तो हम सोचते कितना छोटा है, हुँ, यू नो? एक सूफ़ी हैं, पता नहीं कौन सूफ़ी होता है, कौन नहीं होता है, लेकिन एक शायर है, वो कहते हैं कि पंजाबी पता नहीं आती है कि नहीं आती है आप लोगों को, बट वो कहता है कि "वेखी नहीं वेखी अड़िए अंदर बोले कौन, हुँ, बाहर जिन्हां ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਏ, किते ओही सजन ना होन।" कि जब हमारे अंदर से कुछ बोलता है और हम उसके ऊपर अटेंशन देना शुरू कर दें, एक पूरी कायनात मिल जाती है आपको। बट तलाश जो है ना, तलाश में बहुत सारे आंसर्स हैं। जुस्तजू और जंग, इसमें बड़े इसमें बड़े खूबसूरत रंग हैं। इसमें हमारी ज़िंदगी कितनी छोटी या कितनी बड़ी होगी उसके आंसर्स हैं। हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे कभी काम नहीं किया।
अगर हम सोचें, अगर हम हज़रत आदम की मिसाल लें और वो कितने करोड़ों सालों तक अकेले इंसान थे या जो था, फिर उसके बाद हज़रत हव्वा, अगर हम वहाँ से सोचना शुरू करें कि वो भी तो एक ज़िंदगी थी कि वो अकेला एक एक फ़र्द इस पूरी कायनात में रह रहा था। आई एम श्योर कि हिज़ लाइफ़ वुड बी अ मार्वल। हुँ, Why can't I create that marvel for me? Why can't I create my potential to the point that it is infinite? हुँ, You know? So मुझे ये बात बॉदर इसलिए नहीं करती कि मेरे साथ आखिरी आखिरी ज़िंदगी में क्या होगा या मेरे साथ जाके वहाँ पे क्या होगा या मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी, बिकॉज मैं अभी ये ज़िंदगी गुजार रही हूँ हुँ, और मेरे रब ने मुझे ये एक उसके कहने के मुताबिक ये एक ही दी है। इसके ये वाली जब ख़त्म हो जाएगी तो ये वाली दोबारा नहीं मिलेगी। हुँ, So how can I maximize on this one? हुँ, What do I want to create? What heaven and hell do I want to create here? Are the bigger questions for me हुँ, as a person. तुम्हारी स्ट्रगल जो है वो भी बड़ी मुझे उसके अंदर कड़ी काफ़ी फैसिनेशन इसलिए नज़र आ रही है कि यार ये भी एक बहुत ही इंटेंस किस्म का थॉट प्रोसेस होगा कि जिसमें तुम अपनी यहाँ की जो ज़िंदगी है उसको छोड़ के तुम आगे के बारे में सोच रहे हो और हुँ। आगे तुम्हारे साथ क्या होना है और तुम वो एक दिन कैसे गुजारोगे। तो आई डोंट नो कि क्या उसका आंसर बनता है, बट अगेन हम लोग वही ना कि ये तो कहा गया है ना कि अल्लाह बोलता है कि तुम जहाँ तक सोच सकते हो सोचो, बट एक महदूद है तुम्हारी ना, वहाँ हम जा नहीं मैंने सकते। नहीं पढ़ा ये ज़्यादा, तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ, नहीं, ये तो लेकिन मैं सूरह रहमान में आया था ये। सोच महदूद नहीं होती। नहीं देखिए, हमें हमें अल्लाह ने ना कुछ पर्दे दिए जो हमारे दिमाग के हाँ, आगे पड़े हुए हैं। हम हाँ, उसके आगे सोच नहीं सकते ना। लेकिन ये तो नहीं उसने कहा कि ये पर्दा उठ नहीं सकता। अल्लाह ताला जो चाहे हो सकता है ना। कभी-कभी ऐसा होता है, आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। आप किसी एक सच को मान रहे होते हैं, हुँ, ठीक है? लेट्स सपोज़ कि तुम सोचते हो कि भई ये तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ जो बैठा है वक़ार, ये एक बड़ा अच्छा इंसान है, हुँ, ठीक है? ये तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है, ये हुँ, तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये हुँ, एक पर्दा है जो तुम्हारी आँख के ऊपर पड़ा हुआ है, हुँ, ठीक है? हुँ, वक़ार तुम्हें मुस्तकिल नुकसान पहुँचा रहा है अगर, हुँ, हुँ, और एक दिन वो आउट ऑफ द ब्लू ऐसा होता है कि वो पर्दा हट जाता हुँ। है? तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो पर्दा पड़ा ही रहेगा। नहीं, अल्लाह आप चूज़ करता है। आप बात कर रही हैं दुनियावी पर्दे की। हमारे पर्दे जो मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे दिमाग के अंदर हैं, तो दिस हमारी लीड्स आँख के बैक टू अंदर है। माय क्वेश्चन कि यार हम इस बॉडी से पहले कहाँ थे? हुँ, अगर अल्लाह ताला हमें दिखाना चाहे तो वो दिखा सकता है ना? हुँ। मे बी इट्स नॉट गुड फॉर अस टू सी दैट। दैट्स द क्वेश्चन। यस, वो हम वो चाहता नहीं क्योंकि ये मिस्ट्रीज़ है हम ना। अब तुम मुझे एक बात बताओ हुँ, ज़िया, फ़र्ज़ करो तुम कुछ क्रिएट करते हो, हुँ, ठीक है? उसमें तुम्हारे कुछ सीक्रेट्स हैं, हुँ, ठीक है? यू आर द क्रिएटर ऑफ दैट थिंग। हुँ, यू डोंट वांट टू रिवील दोज़ सीक्रेट्स टू दैट क्रिएशन, व्हाटएवर जो भी क्रिएशन है, या जब तुम किसी और को वो क्रिएशन दिखाते हो तो तुम उसको वो सीक्रेट्स नहीं बताना चाहते। हुँ। तुम्हारी मर्ज़ी, तुमने क्रिएट किया है, वो बट तो क्योंकि वो रब है। जानता है कि वो दूसरा वाला सुनने के बाद शायद उस हालत में नहीं रहेगा। व्हाटएवर द हुँ, रीज़न्स, मैं रब्बे कुल कायनात हूँ। मैंने सब कुछ बनाया है, मेरा है, मैं जो मर्ज़ी करूँ। राइट? मैं छुपाऊँ, मैं दिखाऊँ, मैं रिवील करूँ, मैं ना करूँ, मैं कंसील करूँ। हम कौन होते हैं? एक बहुत मशहूर हदीस कुदसी है, हुँ, जो मैंने बहुत दफ़ा पढ़ी और उस बात पे ना बहुत दफ़ा ऐसा अंधा बिलीव हो जाता है ना, अब हुँ, होना भी चाहिए बीइंग अ हुँ, मुस्लिम, हुँ, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता भी हो, शायद वो इस चीज़ से गुज़र रहे हों। बहुत मशहूर है, एक तेरी चाहत है और हाँ, एक मेरी चाहत है। हाँ, होगा वही जो मेरी चाहत है। हुँ। तो जो हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, तो हम ये फिर वो बात आ जाती है ना, गोरख धंधा है ना। हाँ, इट्स अ स्टेज, अल्लाह ताला के कैरेक्टर्स हैं हम, ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ राइटिंग एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पे एक बात आती है हुँ, कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ईच पर्सन एंड व्हाट अच्छा इज़ अब आपने द बात बोली ही इज़ प्लेइंग, ठीक है, हम प्यादे हैं, हुँ, ओके। जब सब चीज़ लिखी हुई है, तो फिर हमारे हाथ में क्या इख्तियार हुआ? खूबसूरत सवाल है। एक है किस्मत, हुँ, एक है तकदीर, हुँ, एक है तदबीर, हुँ, ठीक है? हुँ, तकदीर उसने बनाई है, तदबीर हमारे हाथ में है। हुँ, दिमाग उसने हमें इसीलिए दिया है। हुँ, बड़ी प्यारी बात है, मुझे भी किसी ने समझाई तो मुझे समझ आई हुँ। कि ही हैज़ गिवन अस नॉट 2, नॉट 3, he has given us an infinite different options to choose from. हुँ, The beauty is हुँ, that he knows what we are going to हुँ, choose. हुँ,
दैट्स इट। तो चलें, अब इस बात पे बात कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि बहुत सारी चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें इख्तियार में हमें अल्लाह ने दी हैं। एक बंदा मुसलमान घर में पैदा होता है, एक बंदा हिंदू में पैदा होता है, ठीक है? हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जब बड़े हों, इस शऊर में पहुँचे, तो हम उस चीज़ को खोजें कि हम कौन हैं, कहाँ हाँ, से आए, क्या कर रहे हैं। हाँ। तो आप ये नहीं समझती कि एक मुस्लिम जो मुसलमान घराने में पैदा हुआ वो प्रिविलेज्ड है, जो एक बंदा हिंदू घराने में पैदा हुआ उसको मुझसे ज़्यादा तगोदो करनी है कि वो पहचाने कि उसका क्रिएटर कौन है और वो उस चीज़ को जाने कि वाकई सलाह पे कौन है इस वक्त। नहीं, मैं ये नहीं समझती। मैं ये समझती हूँ कि जो मुसलमान पैदा होता है वो प्रिविलेज्ड नहीं है, बल्कि वो बेचारा बदकिस्मत है, बिकॉज़ उसकी अंदर से जो आधी जो खोज है ना, वो तो वहीं ख़त्म हो जाती है। हम्म, वो समझ लेता है कि भई यार मैं तो हूँ ही मुसलमान, मैंने जन्नत में जाना है। हम्म, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो कि एक्चुअली उस खोज पे जाते हैं हम्म, और उसको जैसे अभी मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी कि वो खुद गए और उन्होंने सारे मज़हब पढ़े हम्म, और फिर चूज़ किया कि आई वांट टू स्टिक टू बीइंग अ मुस्लिम। ठीक है? हमारी ज़िम्मेदारी है, हर इंसान की ज़िम्मेदारी। बहुत सारे ऐसे हिंदू पंडित हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुसलमान नहीं हैं, जिनकी इस्लाम की नॉलेज हमारे से बेहतर है। बिल्कुल है। बहुत ऐसा सारी है ऐसी ना? वीडियोस हमने देखी हैं। क्या them choosing to be, we cannot decide for them कि them choosing to be a Hindu still, is it right or wrong? हम्म, मुझे कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि मैं इस बात को जज करूं। हम्म, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। हम्म, सेम गोज फॉर एनीथिंग वी डू। इंसान को जज करने का कोई इख्तियार नहीं है। हम लोगों को सबसे बड़ी बीमारी ये है कि भाई हम अगले बंदे को बताने पहुंच जाते हैं कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। इस सवाल से भी मैं एग्री नहीं करती। कोई भी अंडर प्रिविलेज ओवर प्रिविलेज नहीं है। हर इंसान के साथ अल्लाह ताला ने हर इंसान को सेम ऑप्शंस दे के भेजा है। हम्म। Circumstances might lead to different decisions. Circumstances or capacities might lead to different नहीं, decisions. बट देखें, जो बंदा मुसलमान पैदा हुआ वो समझ रहा है मैं ठीक हूँ, जो हिंदू पैदा हुआ वो समझ रहा है मैं ठीक हूँ, क्योंकि उन दोनों के बिलीव्स उनको ये सिखाते हैं, क्योंकि वो दोनों पैदा होने के उनके बाद बिलीव्स उनको नहीं ये सिखाते, उनकी सोसाइटी उनको सिखाती है। वो बिलीफ क्योंकि बिलीफ अगर हो ना, इंसान का जो बिलीफ सिस्टम है वो बड़ा पर्सनल होता है, वो सिखाया नहीं जाता आपको। बिलीफ स्टेम्स फ्रॉम विद इन। हम्म, कभी कभी ऐसा होता है या कि आपके चार बड़े आपको बोल रहे होते हैं ये सही है, हम्म। पर आपको बिलीव कह रहा होता है ये सही है। नहीं, बट देखें, हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए, हमें यही समझाया गया कि तुम एक मुसलमान हो और हम ही राह रास्त पे हैं, दूसरी कौमें, दूसरे मज़ाहिब जो हैं वो राह रास्त पे नहीं, क्योंकि वो गलत हैं, वो क्योंकि अल्लाह को नहीं मानते, वो एक नहीं मानते, वो शिर्क करते हैं। इसी तरीके से एक हिंदू के घर में उसको जो सिखाया गया उसके बड़ों ने, उसको ये सिखाया गया कि जो हिंदू है वो ठीक है, जो मुसलमान है वो गलत है। अब चूंकि दोनों अपने सोसाइटी के उस थॉट की वजह से मजबूर हैं, हम उस ऑरा से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल कल को मुझे कोई बोलेगा कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ, तो शायद मैं उसको मारूंगा, मैं बोलूंगा नहीं मैं नहीं बन रहा, तुम क्या बात कर रहे हो। इसी तरीके से वो हमें बोलेगा। तो अब एक क्रिश्चियन, एक हिंदू, आप ये नहीं समझती कि उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि वो उसको अपने मज़ाहिब को अगेंस्ट लेके रिसर्च कर रहा है और वो चाह रहा है कि मैं एक राह रास्त वाली चीज़ को ढूंढूं और फिर उसको पढ़ने के बाद उस पर आऊँ, क्योंकि उस पर ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि वो एक चीज़ से बिल्कुल ही दूर है, उसको ना आशना है, उसको पता ही कुछ नहीं। हमें तो चूंकि वो बाय बर्थ मिला है, तो हम शायद उसको फॉर ग्रांटेड लिए हुए हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो मुसलमान से क्रिश्चियन हुए, दूसरी जगह चले गए, तो जिसके लिए फिर कहा जाता है कि उसको आप संसार कर दें, जो भी एक हुक्म है हमारे। तो एक बंदा जो हिंदू है या जो भी है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि वो ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो रिसर्च करे, ज़्यादा तगोदो करे बनिस्बत एक बीइंग अ मुस्लिम के। जिम्मेदारी you mean from the perspective of Allah Ta'ala? जी, बिल्कुल। Eh, अल्लाह ताला हर एक इंसान को हिदायत भी नहीं देता, हुँ, राइट? नहीं तो फिर उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो गई है? हर इंस I don't know, I'm not God. I can't answer that on his behalf. However,
ऑल ऑफ द थिंग्स दैट यू सेड इन योर क्वेश्चन, जितनी भी तुमने बातें की हैं, सब इंसान के पर्सपेक्टिव से की हैं। इंसान को सिखाया जाता है, बताया जाता है, उसे एक्सपेक्ट किया जाता है। अब इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जहाँ पे मैं कहूँ कि हाँ ये तुम अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हो। जान ही नहीं सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोटिवेशन नहीं जान सकते। तो ऑल ऑफ दोज प्रेशर्स आर ह्यूमन बिल्ट प्रेशर्स, ठीक है ना? ऑल ऑफ दोज प्रेशर्स आर सोसाइटल प्रेशर्स, ठीक है? पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मेरा सिर्फ मुसलमान होना मुझे जन्नत में चल भेज देगा, या फिर किसी का हिंदू होना उसे दोज़ख में भेज देगा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मैं अगेन वही कहूँगी, जो बॉर्न मुस्लिम्स हैं, आई वुड से दैट दे आर लीस्ट ऑन द राह ऑफ इस्लाम। इस्लाम की राह पे सबसे कम गामजन हैं। मैंने बड़े 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 खूबसूरत, बड़े बड़े गमगुसार, बड़े खूबसूरत चैरिटेबल लोग देखे हैं जो मुसलमान नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और बस ईमान नहीं है उनके पास, तो और क्या हमारा सब रब चीज़ें हैं। जो इतना रहीम है, इतना करीम है, इतना इतनी मोहब्बत करने वाला है, अपनी बनाई हुई क्रिएशन को उसके अच्छे कामों का रिवॉर्ड नहीं देगा? ये बड़े बड़े अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस हैं, बिकॉज हमें इस्लाम को हमें इस तरह से सिखाया गया है कि खबरदार जो इधर इसके अलावा कोई बात की, इसके अलावा कोई क्वेश्चन किया। मोमिन जो ईमान वाला इंसान है, वो क्वेश्चन किए बगैर तो ईमान वाला इंसान कहलाया ही नहीं जा सकता। ये कुरान में बात है कि एक मोमिन आप हो ही नहीं सकते अगर आप सवाल ना करो। वो खुद कह रहा है आपको, आप सवाल उठाओ, जुस्तजू करो, तहकीक करो, मुसख्खर करो। ये भी कहता है जो समझ आए उसे फॉलो करो, जो ना समझ आए उसे छोड़ दो। बार बार जाते हैं हम वापस। 10 साल की उम्र में जो हमें कुरान की समझ आती थी, वो 40 साल की उम्र में डिफरेंट होती है। इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होती है, ठीक है? लोगों ने हमें, हमारी ज़बान नहीं है, हम लोगों का ये भी बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है, लेकिन हम तफसीरें पढ़ के जानते हैं, तफसीरें इंसानों ने की हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्लाह का जो कलाम है वो तो सच्चा हो सकता है कि, लेकिन तफसीर 100% सच्ची हो सकती है। आपने अभी बात की थी, वो आप कह रही थी कि आप किसी जगह गई, हाँ। एक बंदे से आप मिली, वो कहाँ, पाकिस्तान में था? हाँ, पाकिस्तान। पाकिस्तान में था। तो पाकिस्तान जब हम जाते हैं और नॉर्दर्न एरियाज घूमते हैं, इवन हम लाहौर जाते हैं, तो लाहौर फुल ऑफ सूफीज़म ना, मतलब जगह जगह आपको एक ऐसी हिस्ट्री मिलेगी ना कि जहाँ बड़े बड़े बुजुर्गान दीन गुजरे, खासतौर पर मुल्तान। मुल्तान में हमारे बहुत सारी दरगाहें हैं, सब कुछ हैं। तो आपको क्या फील होता है एक, जब हम दरगाह पे जाते हैं कभी, या हम कभी ऐसी सूफीज़म जगह पे जाते हैं, या जो भी रूहानियत वाली जगह होती है, कैसा फील होता है कि हाँ यार ये जगह ठीक है, अगर हम इससे बाहर निकलेंगे तो हम एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो जाएंगे? रूहानियत, सूफीज़म जगहों में नहीं होता। नंबर 1, इंसान मिट्टी से बना है, उसे मिट्टी में चला जाना है। मज़ार इंसानों के नहीं होते, इंटों के होते हैं। ठीक है? आपने बताया था कि आप पाकिस्तान गई थी, आपको कोई शख्सियत जहाँ वो मिली जिससे आपकी कन्वर्सेशन हुई थी, वो क्या पाकिस्तान का कौन सा एरिया था? 2012 में आई थिंक गिलगित था। गिलगित था। तो आप अकेले गई थी? हाँ। मतलब आपको अकेले ट्रैवल करने का शौक है ज़्यादा? हाँ, अकेला बंदा अकेला ही जाएगा ना। नहीं, ये सवाल मतलब नहीं, देखें आप अकेला बंदा किसी को ढूंढ भी तो सकता है ना। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान से मोहब्बत करता है ना, उसे तन्हा कर देता है। तन्हाई एक बहुत खूबसूरत साथी होती है। जब अल्लाह तन्हा कर देता है तो उसके साथ अल्लाह हो गया ना, फिर तन्हा कैसे? देखो, दुनिया की जो 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 दोस्तियां हैं ना, बड़ी दोस्ती मेरे लिए एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, एक बहुत, मुझे बड़ी अकीदत है इस वर्ड से। लेकिन जो इंसान अपना दोस्त नहीं है, वो किसी का दोस्त क्या बनेगा? ठीक है? तन्हाई में इंसान, तन्हाई और गम 2 ऐसे साथी हैं जिसमें इंसान बनता है। और सेल्फ डिस्कवरी जो है वो तन्हाई के बगैर नहीं हो सकती। जब हम अपने आप को एक हजूम में हजूम में अपने आप को कैद कर लेते हैं ना, तो हम अपने आप को भूलने के लिए करते हैं। हम लोग अपने साथ तन्हा रहने से डरते हैं। तो मुझे ज़िंदगी का सबसे जायकेदार
फ्लेवर जो है वो अकेले ही मिला है मुझे। और मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लोगों से भी अकेले ट्रैवल करके, अकेले ज़िंदगी एक्सप्लोर करके ही इंटरैक्शन मेरे हुए हैं। तो कौन-कौन सी डेस्टिनेशंस आपको पसंद है जहाँ आप समझती हैं कि हाँ यार, ये मेरे उस खुरक को मिटा रही है कि हाँ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ? दुनिया, अल्लाह ताला की जो पूरी दुनिया है ना वो बड़ी खूबसूरत है। हुँ। हर जगह पे जहाँ पे भी मैं गई हूँ वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिली है बिकॉज़ मेरे अंदर उसकी तलाश है ना, मुझे उसकी उसकी खोज है। मुझे खूबसूरती मिलती है हर जगह। हुँ, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे मुझे जाने से पहले लोगों ने कहा यहाँ क्यों जा रही हो, बहुत ही डेंजरस है। हमारे पाकिस्तान के बारे में कहते हैं, हुँ। लेकिन आप यकीन करो कि मुझे आज तक कोई भी ऐसी डेस्टिनेशन याद नहीं है या कोई भी ऐसा ट्रैवल याद नहीं है जहाँ पे मेरे साथ कोई मिसहैप हुआ। मुझे हमेशा खूबसूरती नज़र आई, मुझे खूबसूरत लोग नज़र आए, मुझे प्यार मिला हमेशा। सो कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है, देयर इज़ नो डेस्टिनेशन। एक जर्नी में कोई डेस्टिनेशन नहीं होती। अभी तो बिल्कुल थोड़ी सी जगह मैंने देखी हैं, तो आई जस्ट वांट टू सी द होल वर्ल्ड। आई थिंक इट्स ऑल ब्यूटीफुल। मुझे लगता है आपके ऊपर एक नई फ़िल्म बनेगी जैसे पाकिस्तान की बनी थी मोटरसाइकिल गर्ल, जो वो अपने अब्बू की पूरी ख़्वाहिश करने निकली थी। ये मैंने नहीं देखी, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है। मैं हुँ। नॉर्थ में काफ़ी दफ़ा जा चुकी हूँ, पाकिस्तान मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है। मेरी जो मेरा जो टारगेट है वो यही है कि मैं मोटरसाइकिल पे जाना चाहती हूँ। आई वांट टू डू इट। मोटरसाइकिल साथ आपको आती है चलाना? नहीं, सीखनी है। पर वो पाकिस्तान में ही मुमकिन है, यहाँ तो मेरे ये ख़्याल बात से नहीं मुझे है। इस ट्रिप पे किसी ने बोली कि अगर पाकिस्तान में मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करना है, हाँ, पाकिस्तान में चलाना सीखो। हाँ, ऐसे ही क्योंकि वो जो डेंजरस रास्ते हैं सब कुछ है वो। हाँ, देखेंगे, लेकिन ये एक है मेरे अंदर, ये ख्वाहिश है जो कि मैं पूरी करना चाहती हूँ। देखें, तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि किसी के साथ ट्रैवल करें? लोग मिल जाते हैं। हुँ। जब जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है वो भी साथ ही होता है। अच्छा, आप माशाल्लाह से फ़ोटोग्राफ़ी का भी शौक रखती हैं। मैंने आपकी तस्वीरें देखी हैं। देखिए एक वीडियो बनाना होता है और एक तस्वीरें खींचना होता है ना। वीडियो तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, आप उसको दिखाते हैं और वो मूव हो जाता है। बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो पिक्चर्स अपनी ज़ात में एक स्टोरी बयान कर रही होती है और मैंने हमेशा देखा है वो आपकी एक पिक्चर जो होती है ना, वो इतनी डीप थॉट्स के साथ खींची हुई होती है। आइदर कोई गली हो, गली का कोई कोना हो या गुंबद हो हुँ, या कोई ऐसी खिड़की हो, उसके पीछे ना आपकी एक पूरी स्टोरी होती है। क्या सोचती हैं आप? हुँ। तस्वीर खींचते हुए आपका प्रोसेस क्या होता है? मैं अपनी दोस्त को कल बता रही थी, कल ही मेरी उससे बात हो रही थी कि जब मैं फ़ोटोग्राफ़ी हुँ, करती हूँ ना, हुँ, तो मैं पागल हो जाती हूँ। मेरे अंदर एक ऐसी वहशत आ जाती है, एक ऐसा जुनून आ जाता है कि वो मुझे भी नहीं समझ आता। हुँ, मेरे साथ चीज़ें जो हैं वो बातें करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, एंड आई एम श्योर एवरी आर्टिस्ट, एवरीबॉडी हू हैज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन फील्स दैट वे। पागलपन के बगैर आप कुछ कर नहीं सकते, दुनिया में अचीव नहीं कर सकते। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मेरी जो पिक्चर्स हैं वो किसी को आर्ट लगेंगी या किसी को स्टोरी लगेंगी इन एवरीथिंग, बट मुझे लगती थी और मुझे लगती हैं। मेरे लिए वो स्टोरी है, मेरे लिए वो आर्ट है। मेरा मज़ाक भी उड़ाते हैं कि भई तुम दरवाज़ों और खिड़कियों के अलावा भी कोई तस्वीर ले लिया करो। हालाँकि मेरे पेज पे बहुत तस्वीरें हैं, लेकिन इट्स जस्ट समथिंग दैट स्पीक्स टू मी, एंड इफ आई एक्चुअली स्टार्ट डूइंग व्हाट पीपल आर टेलिंग मी टू डू, जब मैं अपने साथ, आपका आर्ट तो खो जाएँगे ना, आप खो जाएगा वो। हाँ, मैं अपने साथ वो नहीं कर रही ना, मैं अपने साथ धोखा कर रही हूँ। जब तक मैं ओरिजिनल रहूँगी, जब तक मैं अपनी उस कैफ़ियत को कायम रखूँगी, तब तक मैं वो चीज़ क्रिएट कर सकती हूँ जिससे मेरी रूह को तस्कीन होती है। हुँ, वो चीज़ अब किसी से कनेक्ट कर जाती है या वो किसी से बात कर लेती है, वो एक बोनस है। और जब कोई मुझे मैसेज करता है या जब कोई मुझे बताता है कि यार दिस वाज़ ब्यूटीफुल या इससे मुझे ये चीज़ मिली एंड एवरीथिंग, तो उसकी एक अपनी ही चस है। जिस तरह की कैफ़ियत से आप बात कर रही हैं, ख़ास तौर पे फ़ोटोज़ के बारे में, जितने भी फ़ोटोग्राफ़र्स इस तरह के काम करते हैं और जो इस कैफ़ियत से गुज़र रहे होते हैं, उनका बहुत, बहुत, बहुत बड़ा लगाव चाँद और सूरज से ज़रूर होता है। अच्छा। तो जब चाँद को आप देखती हैं या चाँद जब 14वीं के पूरे उरूज पे होता है और अब हम उसको कैप्चर करना चाहते हैं ना कि ये सारा कुछ एक समा हम अपने हुँ, इस एक पिक्चर में समा के लेके जाएँ। हुँ। तो क्या थॉट बनती है आपकी कि एक कशिश होती है ना एक चाँद के अंदर कि आपके अपनी तरफ खींचे लेके जा रही है। पानी है, लहरें हैं, अक्कासी हो रही है उसकी। हुँ। अच्छा सवाल है, मैंने सोचा नहीं कभी इस बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि एक ग्रेविटेशनल पुल है हुँ, चाँद की, और इट एक्चुअली अ,
has an effect on the hormones of people. हाँ. So एक जो पूरा चांद है वो it actually creates a chemical reaction in you. हर इंसान का अपना उसका रिएक्शन होता है. तो उसमें ये होता है कि जब बिल्कुल ब्राइट चमकता हुआ चांद है ना, वो मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगता इतना. लेकिन जब वो थोड़ा सा पीला हो जाता है, थोड़ा सा सैड हो जाता है, तो वो मुझे खूबसूरत लगता है. अभी मैं इस्लामाबाद में बैठी हुई थी, आई वांट टू शो यू, वैसे भी ऑफ कैमरा भी, कि मैं कैफे में बैठी हुई थी और मेरे पीछे दरख्त था और उसकी टहनियों के पीछे चांद था. मेरे पास DSLR नहीं था इस ट्रिप के अंदर, लेकिन आई वांटेड टू कैप्चर इट बिकॉज मेरे साथ मुझे लग रहा था, इवन दो इट वाज हियर, आई थॉट कि इट्स जस्ट पुलिंग मी टुवर्ड्स इट. तो एक अपना, आई थिंक हर इंसान का एक अपना इंटरप्रिटेशन होता है हर खूबसूरत चीज़ की तरफ. अगर कोई खूबसूरत चीज़ बैठी, कोई खूबसूरत इंसान बैठा है, मैं उसको देखूं और तुम उसको देखो, हम दोनों की जो इंटरप्रिटेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी. सेम गोज फॉर एनी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग. एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे खड़े होके ऐसा हुआ है कि 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, 10 लोगों ने तस्वीरें ली हैं, सब डिफरेंट है, सब मुख्तलिफ है. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, आप ना कोई एक इमेज, एक खाका अपने दिमाग में, माइंड में उसको डिज़ाइन करते हैं और एकदम वो चीज़ कभी-कभी आपके सामने होती है और आप सोचते हैं कि यार यही मैंने सोचा था और आज मेरी आँखों के सामने है और मुझे कैप्चर करना है. तो वो कैफ़ियत एक बहुत ऐसा होता है कि अचीवमेंट है. आपके माइंड में कोई ऐसा पॉइंट आप सोचती हैं कि हाँ, इस चीज़ को मैंने कैप्चर करना मेरा लाइफ का गोल है, जो मैं अचीव करना चाहती हूँ, वो कहाँ है? ट्रैवल पे है, चाँद सितारे हैं, एस्ट्रो फोटोग्राफी है, कैफियत है, क्या चीज़ है? आई लव द क्वेश्चन. आई वांट टू कैप्चर द सोल. मैं जिस चीज़ की भी तस्वीर लूँ, मैं उसकी सोल कैप्चर करना चाहती हूँ. अभी मेरा प्लान है टू स्टार्ट माई ओन स्टूडियो फॉर फेसेस. मैं कभी फेसेस पोस्ट नहीं करती, लेकिन मैंने ज़िंदगी में कुछ पोर्ट्रेट्स किए हैं, पोर्ट्रेट शूट्स किए हैं, और मुझे ये एहसास हुआ है कि मेरी ज़िंदगी का जो लार्जर विजन है मेरे लिए सॉरी, जो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का मकसद है, वो ये है कि मैं लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ. मैंने ये देखा है कि हम सारे जो है ना बड़े केज्ड हैं, वी डोंट नो हु वी आर. तो जब भी मैंने किसी का पोर्ट्रेट शूट किया है ना, आई हैव ऑलवेज रिसीव्ड वन फीडबैक, वन काइंड ऑफ फीडबैक, दैट वी हैव नेवर सीन आवरसेल्व्स लाइक दैट बिफोर. ठीक है, इट्स नॉट दैट आई एम नॉट अ वेरी टेक्निकली साउंड फोटोग्राफर. आई हैव just I think the way that I connect with people or my camera connects with them, it just has a meaning. So this is the goal of any picture that I post or I take, is that I want to capture the soul of that place or that person. उस मोमेंट को आप फ्रीज करना चाहती हैं. अगर तो वो फ्रोजन है तो फिर अगेन वो तुम्हारी इंटरप्रिटेशन. आई थिंक इट्स ऑलवेज मूविंग, एवरीथिंग इज ऑलवेज मूविंग. देयर आर सर्टन पिक्चर्स जो मैंने खुद ली हैं, जो मैं अगर मैं 10वीं बार देखती हूँ, देयर इज अ न्यू एलिमेंट टू इट. सी, अभी आप क्योंकि फोटोग्राफी की बात कर रही हैं, देयर आर 2 टर्म्स, वन इज ब्लैक एंड वाइट, वन इज कलर. क्या ऐसा समझती हैं आप कि ब्लैक एंड वाइट पिक्चर ज़्यादा बोलती है बनिस्बत कलर पिक्चर के? In some cases, yes. I think there is a I think black and white के अंदर जो charm है, जो light और object का जो dance है, वो color में नहीं आता. Colors की of course अपनी एक beauty है, लेकिन there is some depth that black and white has that colors don't have. जो आपने अभी बात की कि आप सोल को कैप्चर करना चाहती हैं, देखिए कलर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं. अगेन अनटिल के वो एक कोई कौन कमर्शियल काम नहीं है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए खींच रहे हैं क्योंकि आपको उससे तस्कीन मिलती है, तो कभी ट्राई कीजिएगा इस तरह से कि आप जब ब्लैक एंड वाइट पिक्चर खींचती हैं तो जो इमोशंस उस पिक्चर में हैं वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे कलर्स की वजह से. उसकी आंखें, उसकी स्किन, ऐसा है, उसके मैंने पोर्स. बिल्कुल आई एग्री विद यू. आई हैव एक्चुअली डन शूट्स वेयर आई हैव टेकन बोथ. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी का शूट करूं और मैं ब्लैक एंड वाइट पिक्चर ना लूं. And it's a very, even the same picture in monochrome and in color is completely different.
तो फोटोग्राफी का शौक वैसे किसको देख के हुआ, कोई इंस्पिरेशन? हाँ, बिल्कुल आई मैं बिल्कुल जब मैं बहुत आई वाज़ इन स्कूल मेरे घर में कुछ ऐसे वाक़यात चल रहे थे, जिसकी वज़ह से आई डिस्कवर्ड बुक्स, ठीक है? और बुक्स एंड फोटोग्राफी केम टू माय लाइफ इन दैट टाइम व्हेन हुँ, आई वाज़ अ किड. So I always wanted to travel and take pictures हुँ, from a very, very early age and write. हुँ, सो प्लस मुझे ऑफ कोर्स मेरी एक एसोसिएशन थी पाकिस्तान से. पाकिस्तान मुझे मेरे हमारे जब पेरेंट्स मूव आउट हुए पाकिस्तान कभी लेके ही नहीं गए. हुँ, लेकिन देयर वाज दिस स्ट्रेंज कनेक्शन दैट आई हैड कि मुझे ये लगता था मुझे अब आवाज़ आती थी मुझे जाना ही जाना है हर हालत में जाना है. तो उस टाइम पे आई डिस्कवर्ड अ फोटोग्राफर एंड आई हैव टू नेम हिम. हिज नेम इज़ यासिर निसार and he's a landscape photographer. हुँ. अब तो खैर वो बहुत ज़्यादा famous हो गए हैं and he has branched out into sports and fashion and all of that. But at that time, I used to only follow his work, and I think that पाकिस्तान के landscape को जिस तरह से उसने capture किया है, he's a mentor, he's a teacher. किसी और ने मेरे नज़दीक किसी और ने नहीं किया. कितना अरसा हो गया आपको ये करते हुए? मैंने अपना पहला ट्रैवल किया था सोलो 2012 में. हुँ, और वो मैं अपने पहले सेकंड हैंड डीएसएलआर कैमरे के साथ किया था 2012 से. 2012 से और आज की दुर्दाना को आप देखती हैं। देखें, कैफ़ियत बयान करना किसी भी पिक्चर में हुँ, टेक्निकलिटी की माज़ूरियत नहीं होती, ठीक हुँ, है? आप चाहे मोबाइल से लें, चाहे एक हुँ, बहुत बेसिक कैमरा से लें। हुँ, जो कैफ़ियत आपने बयान करनी है, वो अगर आपने अचीव कर ली, हुँ, दैट इज़ योर गोल। हुँ. बट अभी आप क्या समझती हैं कि आप जो चीज़ कैप्चर करना चाहती थीं 2012 में और आज 2024 में, तो उस दुर्दाना में और आज की दुर्दाना में क्या फ़र्क देखती हैं आप? एज़ अ फोटोग्राफर एज़ अ फोटोग्राफर लाइक देखें, कैफ़ियत तो आपने उस दिमाग में भी उस वक़्त रखी होगी, बट आज उसको आप कितनी खूबसूरती से कैप्चर कर पाईं? कितनी ज़्यादा कामयाब हुईं? ज़िया एक बहुत अजीब-सा एवोल्यूशन हुआ है कि आई फ़ील कि जो एक्चुअली आप देख रहे हैं हुँ, और जो आप एक्चुअली महसूस कर रहे हैं, वो कैप्चर कर ही नहीं सकते. हमारी आँख की पावर अल्लाह ताला की क्रिएशन ऐसी है कि वो जो देख रही है, वो कैमरे में आ ही नहीं सकता. और जो फीलिंग उस वक़्त आपके साथ गुज़र गई है, उसकी कोई रिकॉर्डिंग हो ही नहीं सकती, अनफॉर्च्युनेटली. सो ये रियलाइज़ेशन इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट पर्सन एंड दिस पर्सन. समटाइम्स आई जस्ट डोंट टेक एनी पिक्चर्स, आई एम जस्ट इन द मोमेंट. अभी जो मेरा नॉर्थ का ट्रिप था, इसमें बहुत सारी ऐसी जगह आई हैं जहाँ पे आई हैड टू क्लोज़ माय आईज़. इट वाज़ सो इंटेंस एंड ओवरवेलमिंग दैट आई हैड टू जस्ट स्टॉप सीइंग, यू नो. छोड़ दो कि इस बात को कि कैमरा निकालती और कैमरे से पिक्चर लेती है एंड एवरीथिंग. लेकिन इतनी इतना हुस्न, इतनी इंटेंसिटी, इतनी मैडनेस है कि आप नहीं मेरे से नहीं होती अब कैप्चर. I want to keep photography is a form of my madness, like it's हुँ, an expression of my madness. But बहुत ज़्यादा कुछ नज़र आने लग गया है. उस जो लड़की निकली थी 2012 में, वो टूटा हुआ दिल और टूटी हुई सोल लेके, उसमें और आज की मुझ में ये फ़र्क है कि अब मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं जो पहले नहीं आती थी. बट कभी-कभी ऐसा भी महसूस होता होगा जैसे अभी आपने कहा कोई बहुत खूबसूरत चीज़ हो रही है और आप कहती हैं कि नहीं यार, इसको मैं अपनी नेकेड आई से ज़्यादा देखना पसंद करूँगी, मैं इसको फ़ोटो में कैप्चर नहीं कर रही। आप छोड़ हुँ, देते हैं उसको जानबूझ हुँ, के कि हुँ, नहीं यार, ये मुझे ज़्यादा अच्छा हुँ. लग रहा है और मैं हाँ, उसको बिल्कुल, एन्जॉय करना चाहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है. क्योंकि वो कैप्चर करके हो सकता है उसकी फ़ील हम ख़त्म कर दें शायद, और वो हम मोमेंट भी निकाल देंगे क्योंकि हमने हाँ, देखा ही वो नहीं है। आप देखो जैसे मैं अभी इसी ट्रिप की आपको बात बता रही हूँ, हम एक जगह पे पहुँचे जहाँ पे 2-3 घंटे की चढ़ाई थी हुँ, और इतनी बम्पी राइड थी बिकॉज़ देयर वाज़ नो रोड, ठीक है? और जब हम जाके उस जगह पे पहुँचे हैं और मुझे कुर्सी मिली है बैठने के लिए, हुँ, दैट वाज़ इट. आई डिड नॉट नो वेयर माय फ़ोन वाज़, कहाँ पे है, क्या है? एंड येस, यू कैन नॉट किसको वो तस्वीर दिखा के बोलेंगे कि आप कहाँ से गुज़र के, कहाँ पहुँच के, कहाँ बैठ के आपने क्या महसूस किया? हुँ, आप दिखा भी सकते हैं, आप हुँ। बता भी सकते हैं, महसूस नहीं करा सकते, ना ही खुद दोबारा महसूस कर सकते हैं. राइटिंग लिखते वक़्त
कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जगह बैठी हुई हैं और उस पूरे मंजर को आप कलम के ज़रिए किताब में लिखना चाहती हैं, बट आपके पास अल्फाज नहीं है, आप महदूद हो चुके हैं। आप लिखना चाह भी रहे हैं कि मैं उसको बहुत अच्छे अल्फाजों में बयान करूं, बट अल्फाज नहीं है। तो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने बारे में लिखना चाहते हैं हुँ, कि आज मेरे साथ ये हुआ, बट उस कैफियत से जो आप गुजर रहे हैं ना, उस कैफियत का आपके पास नाम नहीं है। हुँ। उसको कैसे डिफाइन करती हैं, उस कैफियत को अगर आप लिखना चाहें तो हम कैसे लिख पाते हैं? क्या नाम देंगे उसको हम? उसका आई थिंक कि फीलिंग्स जो है ना वो दे आर फार मोर स्ट्रॉन्गर देन एक्सप्रेशन। आप जिस इंटेंसिटी के साथ महसूस कर सकते हैं, उस इंटेंसिटी के साथ आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और मज़े की बात जो कि मुझे समझ आती है वो ये है कि कभी-कभी आप कोई ऐसी इंटेंस बात कर जाते हैं, जो कि आपने महसूस नहीं की होती। आप कुछ राइटर्स की पोएट्री अगर आप देखें या सुनें, आप कुछ लोगों की कहानियाँ पढ़ें, वो ऐसी इतनी शदीद होती हैं कि आपकी रूह तार-तार हो जाती है। लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं, आप शॉक हो जाते हैं कि ये बात इसने कैसे लिख दी? इट इज़ अ वेरी, वेरी डिफ़िकल्ट एसोसिएशन। बहुत ही खुशकिस्मत कोई इंसान होते हैं जिनकी इंटेंसिटी उनके एक्सप्रेशन में आ जाती है। Intensity of the feeling to bring it in your expression is a huge accomplishment in my opinion. मैंने जब ड्रामा लिखा था, मैं जिस प्रोसेस से गुजरी थी, जो मुझे फीलिंग होती थी मेरी बॉडी में, मैं बीमार हो जाती थी। वो इतनी इंटेंस फीलिंग होती थी कि मैं बीमार हो जाती थी, हफ्ता हफ्ता मुझे कुछ लिखा नहीं जाता था। लेकिन अगर आज मैं तुमने देखा है रफू ऑफ कोर्स, लेकिन अगर मैं वो पढ़ के सुनाऊं, मैं उसका 10% भी नहीं लिख सकी। तो आई थिंक देयर इज़ अ बिग गैप फॉर श्योर। इसीलिए आई थिंक मुझे ये लगता है कि जब आप किसी फीलिंग से गुजर रहे हैं ना, आप उसी वक्त उसको एक्सप्रेस ना करें। आप उसको वक्त दें, आप उसको महसूस करें, उसको उसको उसकी रेवरेंस दें कि आप उसको सेटल इन होने दें अपने अंदर। फिर जब उसकी याद में, जब आप उसको याद करें और उसको उसकी याद मनाएं, तो उस वक्त कोशिश करें कि आप उसको लिखने की, आप उसको डिफाइन करने की। I think it would be a better way to express what you came close to feeling. हिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं कभी, बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं, जब आप कहीं जाते हैं ना तो वहाँ पुराने आसार कदीमा होते हैं और हुँ, उनको देख के ना आपको फ़ील होता है कि हाँ यार, उस वक़्त के लोग कैसे थे और उन लोगों का तौर-तरीका, रहना-सहना कैसा था। एक हुँ, मूवी है, एक सीरीज़ है, उसका नाम है आउटलैंडर। ओके। उसमें आयरिश और स्कॉटिश की जंग दिखाई है। हुँ, हुँ, 1947 से 200 साल पीछे जाके 1700 समथिंग का कुछ दिखाया है। तो उन्होंने ड्रास्टिक शिफ्ट दिखाया एकदम, क्योंकि कोई बंदा टाइम ट्रैवल कर जाता है। तो आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ कि आप किसी जगह से गुज़र रही हों और आपको ये ख्वाहिश हो कि यार आप वाक़ई उस जगह पे वापस उसी टाइम पे जाएँ और फ़ील करें कि यार उस वक़्त क्या महसूस होता था? कैसे होते थे लोग? उस वक़्त की क्या परेशानियाँ थीं? किस तरीके से वो लोग सर्वाइव करते थे? या आज से 1400 साल पहले चले जाएँ, जब हमारे नबी का दौर था, क्या मुश्किलात थी? मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कि फ़ील करना कि पुराने ज़माने को किस तरह से आप एब्ज़ॉर्ब करती हैं? ज़िया, मुझे ये लगता है कि बी मुझे ये लगता है हर इंसान को ऐसा फ़ील होता होगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऑफ़ कोर्स मैं गलत ज़माने में पैदा हुई हूँ, ठीक है? बिल्कुल मेरा दिल करता है कि मैं किसी ऐसे ज़माने में जाके देखूँ जब लोग सिर्फ़ मोहब्बत करते थे। मुझे नहीं पता कि मुझे ये जानना है कि वो क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या क्या सोसाइटल नॉर्म्स है, लेकिन कोई ऐसा ज़माना तो होगा जहाँ पे लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहब्बत की ज़बान बोलते थे। क्योंकि आजकल की जो हमारी मुश्किलात हैं, इंसान पे इंसान चढ़ा हुआ है। कि हुँ। आज से पहले इतने ज़्यादा इंसान तो नहीं थे ना इस कुराए अर्ज़ पे। लेकिन हम सब तन्हा हैं, हम सब तड़प रहे हैं, हम सब सफ़र कर रहे हैं, अकेले जूझ रहे हैं।
8 बिलियन लोग, फिर भी लोग कहते हैं हम यार ये सारा कुछ मैंने अकेले किया, मेरे साथ कोई था ही नहीं, यू नो मैं अकेली रोती रही, मैं किसी को फ़ोन नहीं कर सकती थी या मैं किसी से बात ही नहीं कर सकती थी। मुझे लगता है कि ये हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हमने हर चीज़ को, अपने ईगो को, अपनी लालच को, अपने प्राइड को मोहब्बत से ज़्यादा तरजीह देना शुरू कर दिया। तो मैं ये बिल्कुल जानना चाहूँगी कि क्या कोई ऐसा ज़माना था, क्या कोई ऐसा सही ज़माना था जिसमें पैदा होना चाहिए था? बिकॉज़ ये ज़माना ऐसा ज़माना नहीं है जहाँ पे ये रूहें जो हैं वो ग्रो कर सकें या फिर एक दूसरे को अन्नेवाह जिस लाइक कहते हैं प्यार कर सकें। हाँ, जवाब हाँ है, लेकिन जो तुमने सवाल किया था उसके लिए नहीं। तो इसको एंड करते हैं। आज से 20 साल पहले अगर आप चली जाएं, तो दुर्दाना जो उस वक्त सोचती थी और आज की जो करंट दुर्दाना है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझती हैं कि हाँ यार, मैं उस वक्त करती तो आज मैं यहाँ ना होती, या वो कुछ अच्छा होता, या उस वक्त जो गलतियाँ की वो काश ना करती मैं? अगर मैं वो गलतियाँ ना करती तो मैं आज यहाँ ना होती। नहीं, कहीं तो होती आप, इसी ज़माने में होती नहीं, बट कुछ और नहीं होती। मैं ये समझती हूँ कि जो ज़िंदगी में हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मेरी सारी गलतियाँ मेरी अपनी हैं, मेरी सारे फैसले मेरे अपने हैं और जो ट्रेजेडीज़ गुज़री, जो जो मुश्किलात गुज़री, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं अंधी थी, आज से 20 साल पहले अंधी थी, बहरी थी, गूंगी भी थी। ना मुझे ज़बान मिलती, ना मुझे आँखें मिलती, ना मेरा दिल रोशन होता, ना दिमाग रोशन होता, ना रोशनी नज़र आती। तो मैं खुश हूँ, मैं जहाँ हूँ, जिस तरह से पहुँची हूँ, मैं खुश हूँ। मैं अगर मुझे हाँ, ऑफ़ कोर्स हर एक इंसान चाहता है कि वापस जाए और वापस से दोबारा शुरू करे। लेकिन लेकिन नहीं, मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि उसने जिस रब ने मुझे पैदा किया, उसने मुझे ऐसे पैकेज के साथ पैदा किया, ऑफ़ कोर्स मेरे अपने फ़ैसलों की वजह से भी, कि वो मुझे आज से 20 साल पहले वाली लड़की बन के ज़िंदगी गुज़ारनी नहीं थी। मुझे कुछ बड़ा करना था, मुझे कुछ बड़ा बनना था। मेरी अपनी कैपेसिटी में ऑफ़ कोर्स, लेकिन नहीं, मैं कुछ चेंज शायद ना करूँ। मैं खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। बात है। तो बड़ा मज़ा आया दुर्दाना जी आपके साथ बात करके, और बहुत थैंक यू। मज़ा इसलिए भी आया क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मैं करना चाहता था और उस पे पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहता था लोगों का, कि वो क्या बोलते हैं इस बारे में, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप बिला वजह किसी को नहीं बोल सकते, वो उसी को ही हुँ, बोलते हैं जो आपको पता है कि वो समझ सकता है। तो बड़ा अच्छा मौका था मेरे लिए आपके सामने कि मैंने वो बातें पूछी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जाना। तो बहुत अच्छा लगा, और आई होप, मुझे लगता है कि हमारी इन बातों से जो हमारे सुनने वाले व्यूवर्स हैं या देखने वाले लोग हैं, उनको शायद इससे कुछ सबक मिलेगा या कुछ सीख मिलेगी, या अगर हम उस चीज़ को अच्छी तरीके से बयान ना कर पाए हों, तो शायद हम और अच्छी तरीके से कर सकें। वो हमें, हुँ, मेरी बिल्कुल। गुजारिश है उन लोगों से कि वो हमें कमेंट्स में बताएं, हुँ, या जो भी और टॉपिक हमसे वो पूछना चाहते हैं तो वो हम करें। तो अब चूंकि वक्त की कमी, बाउंडनेस इतनी है कि हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते, तो मैं अगेन अपने ऑडियंस से, जो भी सुनने वाले हैं, उनसे कहूँगा कि हम अगर कुछ भूल चुके हों या अगर हम कुछ छोड़ चुके हों वक्त की वजह से, तो हमें ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट टाइम हम उसको ज़रूर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, और हम दुर्दाना जी से रिक्वेस्ट करेंगे अगेन कि थोड़ा सा टाइम हमें दें, और हम फिर दोबारा से एक लंबी सेशन में बैठें और चाय पिएं। तो अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें बिल्कुल ज़रूर बताएं कमेंट्स में, और इजाज़त चाहेंगे दुर्दाना जी से। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अल्लाह सर। हाफ़िज़ जी। अल्लाह हाफ़िज़।